नोवेलेरो आ अध्याय 780 हमें अंदर आने दो। जब बूढ़ी मैडम लेई ने उस आदमी की बातें सुनी तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि वे बेहोश होने वाली थी। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? क्या वह जानता भी था कि वह कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? माँ, शांत हो जाओ। दूसरे चाचा लेई ने अपनी माँ को तब रोका जब उन्होंने देखा कि वह उस आदमी पर अपना आपा खोने ही वाली थी। उन्होंने उन्हें पीछे खींच लिया और अपनी माँ को दूसरों के सामने पागलपन करने से रोका। ये तो काफी बुरा था कि यू म्याओ म्याओ के अड्डे पर, जहां वे अच्छी नौकरी की उम्मीद में गए थे, उनका कोई समर्थन नहीं था। लेकिन ली कियान को अपने साथ लाने और उन्हें बचाने में असफल रहने के कारण यू म्याओ म्याओ ने उन्हें छोड़ दिया, जिससे दूसरे लोग उन्हें बुरी तरह से परेशान करने लगे। अब दूसरे चाचा ले अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ चुके थे। अगर उन्हें आराम से जीना था तो उन्हें ले कियान पर निर्भर रहना था। उस आदमी के बिना कोई भी उनकी या उनके परिवार की देखभाल करने को तैयार नहीं था। इस दुनिया में जगह पाने का एकमात्र तरीका किसी ऐसे शक्तिशाली और कुशल व्यक्ति का अनुसरण करना था जो ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सके। उनमें से किसी में भी अलौकिक शक्तियों का ज्ञान जागृत नहीं हुआ था। शक्तियों के बिना वे इस दुनिया में छोटे भिखारियों की तरह थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। वे केवल अपना सिर झुकाकर सबको उन्हें परेशान करने देते थे। ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि वे फिलहाल यहीं रुकें और ले कियान और उसके परिवार के साथ चलें। उनके बिना शायद उन्हें पेट भर खाना भी न मिले। बूढ़ी मैडम लेई गुस्से से आग बबूला थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा कष्ट नहीं सहा था। उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और उनका शरीर गंदगी से सना हुआ था। उनके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो गंदा न हो। वह नहाना और आरामदेह बिस्तर पर लेटना चाहती थी। जब उन्होंने सुना कि बाई मिलुए ने बचाव अभियान का इंतजाम किया है, तो उन्हें लगा कि उस महिला का दिल पिघल गया होगा और वह उन्हें अपने ठिकाने पर रहने देगी, लेकिन उन्होंने उस महिला की बेरहमी को कम आंका था। उसने उन आदमियों से कहा कि वे उन्हें सुरक्षित ठिकाने के बाहर छोड़ दें और उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। भला इसे मदद कैसे माना जा सकता है? ये तो उन्हें गर्म तवे से उठाकर सीधे धधकते ज्वालामुखी के बीचों बीच फेंकने जैसा था। बिना किसी देखभाल करने वाले के वे इस दुनिया में कैसे जीवित रह पाएंगे? बाई मिलुए आखिर सोच क्या रही थी? क्या वे अपने पूरे परिवार को मारना चाह रहे थे? तो फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? बूढ़ी मैडम लेई ने अपने दूसरे बेटे का हाथ झटक दिया और उसे बुरी तरह डांटा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है और तुम मुझे रोज खाना तक नहीं खिला सकते। क्या तुम मुझे मरते देखना चाहते हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं ये सब हम सबके लिए कर रही हूँ? अगर तुमने मेरी देखभाल की होती तो क्या मुझे इस तरह मौत के लिए लड़ना पड़ता? बूढ़ी मैडम लेई अपने प्यारे बेटे पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस तरह जीने से तंग आ चुकी थी। उनके दुख का कोई अंत नहीं था। हर दिन उन्हें भूखे पेट उठना पड़ता था और उन्हें साफ पानी पीने का भी मौका नहीं मिलता था। यह उस बूढ़े आदमी के साथ रहने के दौरान की उनकी जिंदगी से कहीं बदतर था। कम से कम ले कियान के साथ उन्हें ताज़ा खाना और पानी तो मिल जाता था। भले ही वह नालायक पोता उनकी परवाह न करता हो, लेकिन अपने बेटे के साथ रहने के बाद उन्हें एक दिन भी चैन से जीने का मौका नहीं मिला। हर दिन जब वह जागती तो इस बात की चिंता करती कि वह दिन कैसे गुजारेगी और उसे पीने के लिए साफ पानी मिलेगा या नहीं। इन दिनों बूढ़ी मैडम लेई अपने जीवन के सबसे बुरे दिन जी रही थी और अब इस तरह जीना नहीं चाहती थी। जब दूसरे चाचा लेई ने अपनी माँ की बातें सुनी तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि वे कुछ कहना तो चाहते थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि शुरुआत कहाँ से करें। उनके बगल में लेई की आंखें अपनी दादी की डांट सुनकर गुस्से से लाल हो गईं। वह बहुत क्रोधित थे पर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई? जब उन्होंने सुरक्षित ठिकाना छोड़ा था तो उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्हें कोई नई नौकरी और रहने की जगह मिल जाएगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये सब महज कोरी कल्पनाएं थी। उसे एहसास हुआ कि जागृति के बिना वही छोटे से मुरझाए फूल के समान है जिसे किसी भी क्षण कुचलकर नष्ट किया जा सकता है। लेई वो इसे स्वीकार नहीं कर सका और जीवन के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। जागृति ऐसी चीज नहीं थी जो वह केवल अपनी इच्छा से कर सकता था। ये पहली बार था जब उसने खुद को असहाय महसूस किया और जिस तरह लोग उसका उपहास कर रहे थे, इससे वह इतना क्रोधित हो गया कि वह उन लोगों को मार डालना चाहता था जो उसका उपहास कर रहे थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं थी। और बात यही खत्म नहीं हुई। उसकी दादी ने भी उसका मजाक उड़ाया। ये बुढ़िया दुष्ट और स्वार्थी थी। इतने सालों तक वह उससे कहती रही कि वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती वह सारा दोष उसी पर डाल देती। अगर वह उनसे प्यार करती थी तो उसे हर हाल में उससे प्यार करना चाहिए था, लेकिन वह साफ तौर पर उसे ही दोष दे रही थी। क्यों? जो चीज उसके बस में नहीं थी उसके लिए उसे क्यों दोषी ठहराया जाए? लेई ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली। भविष्य में जब तक वह होश में आ सका वह सबसे पहले इस औरत से निपटेगा। वह उसे ऐसी मौत देगा जो उसकी खुद की पीड़ा से कहीं अधिक भयानक होगी। माँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी देखभाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? दूसरे चाचा लेई ने धीरे से आह भरी। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे थे। अध्याय 781 हमें अंदर आने दो। तो फिर हम क्या करें? क्या आप मुझसे, एक बूढ़ी औरत से, यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आप सबको लेकर ज़ॉम्बी से लड़ूं? बूढ़ी मैडम लेई ने गुस्से से पूछा। इतना भयानक दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था। सुरक्षित ठिकाने में फंसे रहने के वो दिन वो कभी नहीं भूल सकती थी। आखिर वो इन सब चीजों में कैसे फंस गई?
क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें ये भयानक विचार दिया था कि अगर वे यू मियाओ मियाओ का पीछा करेंगे तो वे ली कियान और उसके परिवार को फंसा सकेंगे। अंत में वे फंस गए और कहीं नहीं जा सके। उसके दूसरे बेटे ने उसे ऐसी बुरी सलाह दी थी कि उसने मूर्खतापूर्वक उसकी बात मान ली। अंततः उसने अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी सेना भी खो दी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वह अपने पिता की सलाह मानकर सुरक्षित ठिकाने पर ही रहती। दूसरी आंटी लेयब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक तरफ तो उनकी सास अपने पति को दोष दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके द्वारा इतने कठोर शब्द बोलना। उन्होंने आंखें घुमाई और ठंडे लहजे में कहा, माँ, आप बेवजह गुस्सा कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपकी देखभाल नहीं करना चाहते, नहीं, हमने आपको जबरदस्ती अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। आप अपनी मर्जी से आई थी। आखिर में अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो आप सिर्फ बड़े भाई को ही दोष दे सकती हैं। उन्हें पता था कि हम मुश्किल में हैं, लेकिन उन्होंने आकियान को हमें बचाने के लिए नहीं भेजा। अगर वह हमें बचाने आ जाते तो हमें कभी इस तरह की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। ले कियान का क्या होगा, इस बारे में दूसरी चाची ले को कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें बस उस आदमी से नाराजगी थी कि जरूरत के समय वह उन्हें बचाने नहीं आया। अगर वह उन्हें बचाने आ जाता तो उन्हें कभी इतना दुख नहीं झेलना पड़ता, लेकिन वह नहीं आया। आखिरकार ये सब उसी की गलती थी, उन्हें बचाने न आने की उसकी गलती। दूसरी चाची ले कियान से नफरत करती थी और गुस्से में कई बार पैर पटकने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिर उस कमीने को ये अलौकिक शक्ति क्यों मिली, उनके अपने बेटे को क्यों नहीं? अगर वह कमीना आम आदमी होता और उनका बेटा अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला होता तो वह उसे सबक सिखाती। उसकी आंखों में घृणा की चमक आ गई और उसने अपनी सास से कहा, माँ, अगर आप किसी को दोष देना चाहती हैं तो अपने बड़े बेटे और मेरे बड़े देवर को दोष दीजिए। उन्हें एक आज्ञाकारी बेटे की तरह आपकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब जब यही स्थिति है तो हम उनके अलावा और किसे दोष दे सकते हैं? अगर आप चाहें तो जाकर उनसे झगड़ा कीजिए। उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा निर्दयतापूर्ण काम क्यों किया और उनसे कहिए कि वे आपकी देखभाल करें। दूसरी चाची ले भी ईर्ष्या करती थी। उनकी बड़ी भाभी आरामदेह जीवन जी रही थी जबकि वह कष्ट सह रही थी। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वह उस औरत को अपने पैरों तले कुचल दे, लेकिन इससे पहले कि वह उस औरत को दबाकर पूरे ली परिवार को अपना बनाने का सपना भी पूरा कर पाती, दुनिया खत्म हो गई और उन्हें सड़कों पर निकाल दिया गया ताकि वे कष्ट सह सकें। यह हद से ज्यादा था। आप सही कह रही हैं। बूढ़ी मैडम ले की आंखें चमक उठी, मानो उन्हें अपनी दूसरी बहू की बात समझ आ गई हो। उन्होंने अपना ध्यान सुरक्षित ठिकाने के प्रवेश द्वार की ओर मोड़ा और अचानक उनकी आंखों में आशा की किरण जगमगा उठी। ये ठीक नहीं है। बाई मिलुए ने अदला बदली प्रणाली पर मौजूद अनगिनत रक्षा उपकरणों को देखा और माथे पर शिकन आ गई। ये पहली बार नहीं था जब वह किसी ऐसी चीज की तलाश कर रही थी जो सुरक्षित अड्डे की रक्षा में उसकी मदद कर सके। हालांकि इतनी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसके पास सूखे भोजन को इकट्ठा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे ऐसे रक्षा उपकरण मिल पाएंगे जो इस सुरक्षित अड्डे की रक्षा में सहायक हों। लेकिन इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। ये पहली बार था जब वस्तु विनिमय प्रणाली उसके लिए विफल हो रही थी और बाई मिलुए को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुरक्षित ठिकाने पर रहने वाले लोगों को भी अधिक मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उनके पास जितना संभव हो उतना भोजन उगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी वजह से लकड़ी उगाने की क्षमता वाले लोग अपनी ऊर्जा का इतना अधिक उपयोग कर रहे थे कि वे मृत्यु की कगार पर पहुंच गए थे। हमें अंदर आने दो, तुम्हें हमें अंदर आने देना होगा। किसी की जान बचाना 7 मंजिला पैगोडा बनाने से कहीं बेहतर है। आप हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? आपने ये गांव लोगों को बचाने के लिए ही तो बनाया था, है ना? कृपया हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। गांव के प्रवेश द्वार से दूर से शोर आ रहा था, जिससे विला में बैठी बाई मिलुए ने अपनी खिड़की खोली और बालकनी की ओर चली गई। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। उसकी नजर बिस्तर पर सो रहे ले कियान पर पड़ी और वह उसके पास चली गई। वह आदमी अभी भी सो रहा था, मानो उसे बाहर हो रही कोई बात सुनाई ही न दे रही हो। आमतौर पर वह उठकर उन उपद्रवियों से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता। बेहोश पड़े उस आदमी को देखकर उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने आह भरी, पर कम से कम वह जीवित था और ठीक था। आवाज तेज होती जा रही थी, इसलिए वह मुड़ी और विला के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। हवेली से बाहर निकलते ही उसने ले परिवार को प्रवेश द्वार की ओर भागते हुए देखा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ले परिवार की दूसरी शाखा हंगामा करने आई है। बाई जिक्सुआ ने अपने सुरक्षित ठिकाने के प्रवेश द्वार की ओर उमड़ती भीड़ को देखते हुए गहरी भौहें चढ़ा ली। यू म्याओ म्याओ के अड्डे के लोग यही पास में उतरे थे, इसलिए वे यहाँ हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने आए। अध्याय 782 जानवर। ये लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? बाई मिलुए ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जहां तक उसे पता था, ले परिवार की दूसरी शाखा और पहली शाखा के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। वास्तव में उसे इस बात से काफी तसल्ली थी कि दूसरी शाखा के लोग पहली शाखा के लोगों से विशेष रूप से घृणा करते थे। उन्होंने ले कियान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की और चाहते थे कि वह यू म्याओ म्याओ जैसे किसी के लिए काम करे, इस बात की परवाह किए बिना कि अगर ले कियान यू म्याओ म्याओ के संरक्षण में सुरक्षित ठिकाने में शामिल हो जाता है तो उसका क्या होगा। और बात यही खत्म नहीं हुई। हालांकि सब्जियां और चावल जैसी फसलें उगाने में सक्षम अलौकिक शक्तियों वाले पर्याप्त लोग थे और उत्परिवर्तित जानवरों में जहर का इलाज करने के लिए उनके पास विषनाशक भी मौजूद था। फिर भी यदि वे चाहते तो आसानी से कुछ सौ अतिरिक्त लोगों को जन्म दे सकते थे। इन लोगों को जन्म देने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि अगर वह आज इन लोगों को शरण देती तो न केवल वह ऐसे कृतघ्नों को शरण देती जो हर दिन और हर मौके पर उसके और ले कियान के खिलाफ साजिश रचते। और बात यही खत्म नहीं हुई, अगर वे आज इन लोगों को शरण देते तो एक और समूह आ जाता। क्या ये लोग सोचते थे कि उसने एक ऐसा आश्रय खोला है जहां कोई भी बिना किसी चिंता के प्रवेश कर सकता है? इसके अलावा वे ऐसी स्थिति में थे जहां उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका अपना अड्डा कब संकट में पड़ जाएगा। चूंकि इन लोगों को बाईफैन ने यहां भेजा था, इसलिए काफी संभावना थी कि इन्हें चीफ लुओ ने पीछे छोड़ दिया हो। ऐसे में ये लोग लगभग बेकार थे और काम करने की क्षमता उनमें नहीं थी। ऐसे निकम्मे और निकम्मों को अपने सुरक्षित अड्डे में लाने का क्या फायदा था? हालांकि उसने कुछ अनाथों और बुजुर्गों को अपने पास रखा था, लेकिन वे ऐसे लोग नहीं थे जो अपनी स्थिति से अनजान हो। वे मेहनती थे और यहाँ तक कि अपनी आजीविका कमाने का पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन यू म्याओ म्याओ द्वारा संचालित आश्रय में रहने वाले ये लोग अलग थे। पहली बात तो ये कि ये बचे हुए लोग वे थे जो उसके सुरक्षित आश्रय को छोड़कर भाग गए थे, जिसका स्वाभाविक अर्थ ये था कि ये लोग पहले से ही आलसी थे और उसने उनके आलसी के कारण ही उन्हें बाहर निकाल दिया था। दूसरी बात, क्योंकि वे भाग गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे फिर से मेहनत करने पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में वह इन लोगों को अपने सुरक्षित आश्रय में वापस लाने की जहमत क्यों उठाएगी?
और बात यही खत्म नहीं हुई, उसे पता था कि इन लोगों में कुछ जासूस भी हो सकते हैं। अगर वह बिना किसी जांच के उन्हें अपने सुरक्षित ठिकाने में घुसने देती तो अराजकता फैलने की पूरी संभावना थी, और ये बचे हुए लोग ही अराजकता फैलाने वाले अकेले नहीं थे। अगर वह ऐसे लोगों को अपने सुरक्षित ठिकाने में ले आती तो सुरक्षित ठिकाने में मौजूद लोग भी उतनी ही अराजकता में डूब जाते। आखिर उन्होंने जो व्यवस्था कायम की थी वह कुछ ही दिनों में हासिल नहीं की जा सकती थी। ये वह चीज थी जिसे उसने हफ्तों और दिनों तक पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करके हासिल किया था। इस सुरक्षित ठिकाने पर पूरी तरह से बसने में उन्हें कितने महीने लग गए। एक पल की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। सुरक्षित ठिकाने के बाहर से आ रही आवाजें तेज होती जा रही थी। जितना ध्यान से सुनते उतना ही एहसास होता कि बाहर के लोग बाय मिलुए को निर्दयी बताकर कोसने और उस पर चिल्लाने लगे थे। वे उसी तरह तरह के अपशब्द कह रहे थे, ये कहते हुए कि उनकी अनदेखी करने में उसमें कुछ गड़बड़ है। उत्परिवर्तित कीड़े जल्द ही सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने वाले थे और ज़ॉम्बी राजा भी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अगर बाय मिलुए ने अभी उन्हें नहीं बचाया तो कौन बचाएगा। बाय जिक्सुआन की आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग अपनी मनचाही चीज न मिलने पर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। वह आगे बढ़ा और दहाड़ा, पीछे हटो मिलुए, मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। उसकी बहन ने इन लोगों को रहने की जगह नहीं दी तो इन्होंने इतना हंगामा क्यों मचा दिया। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है बड़े भाई। बाय मिलुए ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि वे मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं जाकर देखती हूँ कि वे मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। तुम कहाँ जा रही हो। यान वानिंग ने बाय मिलुए को पहरेदार मीनार की ओर जाते देख पूछा। उसने तुरंत अपनी बेटी को रोका और उससे कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें तो हर बार कुछ भी रोमांचक देखते ही भागने की आदत है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। ऐसे बेकाबू होकर भागना कैसे ठीक है। भले ही तुम्हें भूख न लगी हो लेकिन मेरे पोते को भूख लगी है। परेशानी खड़ी करने से पहले कुछ खा लो। यान वानिंग चलकर आए और बाय मिलुए को एक एक रोल देते हुए बोली, तुम चाहे कितनी भी लापरवाह क्यों न हो, अपने बच्चे की जरूरतों को कभी नजरअंदाज मत करो। पहले कुछ खा लो फिर जाओ और जो भी करना चाहो करो। यह मत भूलो कि अगर इंसान मशीन है तो चावल उनका ईंधन है। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। बाय मिलुए ने तुरंत अपनी मां द्वारा दिए गए एक रोल को उठाया और उसका एक टुकड़ा खा लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी मां उसे खाते हुए देखे, वरना उसे डर था कि उसकी मां उसे जाने नहीं देगी। 2 टुकड़े खाने के बाद वह मुड़ी और बाय जिक्सुआन के साथ सुरक्षित अड्डे के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। जब वे दोनों मुख्य द्वार के ठीक बगल में स्थित निगरानी मीनार पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ की चीखें और चिल्लाहट सुनी। बाय मिलुए ने भौहें चढ़ाई और निगरानी मीनार पर चढ़ गई और जब उसने नीचे देखा तो विशाल भीड़ को देखकर उसकी भौहें तन गईं। नोवेलेरो आ अध्याय 783 पशु 2। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो तुम सब हत्यारे कहलाओगे। जल्दी से हमारे लिए दरवाजा खोलिए, हमारे साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं, आप बच्चों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। दरवाजे की दूसरी तरफ से तरह तरह की गालियां आ रही थी। भीड़ में ज्यादातर लोग बूढ़े, बच्चे और कुछ कमजोर व बीमार पुरुष थे। वे सब दरवाजा पीट रहे थे लेकिन दुर्भाग्य से वे बहुत लंबे समय से भूखे थे, इसलिए उनमें कोई ताकत नहीं बची थी और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बाय मिलुए ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और भौहें चढ़ा ली। ऐसा लग रहा था कि लुयेन, दाचेंग और मुखिया लुओ ने दक्षिण जाने से पहले काफी मुसीबतें खड़ी की थी। ये तीनों वाकई में उसके लिए मुसीबतें खड़ी करना जानते थे और बात यही खत्म नहीं हुई। बाय मिलुए ने अपना सिर उठाया और दूसरे काफिलों की तरफ देखा। ये काफिले उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली भीड़ से अलग थे। वे सभी रहने की जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि दक्षिण उनके शहर से बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने उसके सुरक्षित ठिकाने पर रुकने का फैसला किया होगा। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि शायद ये जगह उन्हें वो सुरक्षा न दे पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। इस प्रकार वे चुपचाप उस हलचल को देख रहे थे और ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। तुम सब। बाय जिक्सुआन गुस्से में था लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय उसने अपनी बहन की ओर मुड़कर पूछा, अब हम क्या करेंगे यू यू। बाय मिलुए लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहती थी लेकिन जब उसने सोचा कि लेई परिवार की दूसरी शाखा ने ही उसके लिए यह मुसीबत खड़ी की है तो उसका मन अचानक बदल गया। उसने अपने भाई से कहा, बच्चों और बुजुर्गों को अंदर आने दो, लेई परिवार के पुरुषों और लोगों को बाहर ही रहने दो। पुरुषों पर नजर रखो और यह सुनिश्चित करो कि वे यू म्याओ म्याओ के गुट के किसी व्यक्ति द्वारा तो नहीं भेजे गए हैं। अगर वे जासूस नहीं है तो उन्हें अंदर आने दो लेकिन लेई परिवार को नहीं। मैं यह मामला पहली शाखा के हाथों में छोड़ रही हूँ, वे तय कर सकते हैं कि उन्हें रखना है या जाने देना है। अगर लेई परिवार किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित न होता तो वे दूसरी शाखा के इन लोगों को अपने साथ रहने की इजाजत कभी नहीं देते। आखिरकार कुछ ही समय पहले इन लोगों ने लेई कियान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की थी और उन्हें यू म्याओ म्याओ के सुरक्षित ठिकाने पर भेजना चाहा था। अगर लेई कियान सावधान न होते तो पूरी संभावना थी कि ये लोग उन्हें मार डालते। खैर बाय मिलुए इन लोगों को अपने सुरक्षित ठिकाने में कभी नहीं आने देती। वह बूढ़े और बच्चों को बाहर अकेला नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वे सचमुच इतने कमजोर थे कि अपना बचाव खुद नहीं कर सकते थे। बूढ़े तो जागने की उम्र पार कर चुके थे और बच्चे अभी जागने के लिए बहुत छोटे थे। ये लोग ज़ॉम्बी से नहीं लड़ सकते थे और बाय मिलुए ने अपने भतीजों और मां की पीड़ा देखी थी, इसलिए वह इन लोगों को बाहर मरने नहीं देती जब तक कि वे उसकी हद पार न कर दें। मुझे लगता है कि उन्हें अंदर लाना ठीक रहेगा। लू यू ने पहरेदार मीनार पर खड़े लोगों पर नजर डाली। हालांकि उसने रात शेन झेन के विला में बिताई थी, फिर भी वह आदमी काफी उदास लग रहा था, जिससे लू यू को चिंता हुई कि कहीं शेन झेन ने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे लू यू नाराज हो गई हो। हालांकि उसने तुरंत उससे कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान उस आदमी की ओर मोड़ा और धीरे से पूछा, आपका क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी बात है जिससे वे और भी दयनीय लग रहे हैं? पुरुषों की चोटों को देखो, ऐसा लगता है जैसे उनकी पिटाई हुई हो।
और भीड़ में कोई महिला नहीं है। मैंने दूसरों से सुना है महिलाओं को लुयेन और अन्य लोग क्षमता संपन्न सैनिकों की सेना में सेवा करने के लिए ले गए हैं। इस समय लुयेन के चेहरे के भाव असहनीय थे। बाई मिलिए ने अपने होंठ सिकुड़े और उसकी आंखों में व्यंग्य की चमक दिखाई दी। उसके हृदय में क्रोध का सैलाब उमड़ पड़ा और वह कमर थामकर पहरेदार मीनार पर इधर-उधर घूमने लगी। तभी उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ी जो पुरुषों की गोद में अपनी मां के लिए रो रहे थे। लेकिन उनकी माताएं कहां थीं? उन्हें तो लुयेन और बाकी लोग ले गए थे। कुछ बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनकी मां कभी वापस नहीं आएगी। कुछ बच्चे फूट-फूट कर रोने लगे और अपनी मां, पिता या दादा को पुकारने लगे। दादा दादी ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ये कठोर स्वभाव के लोग बच्चों को संभालना नहीं जानते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि इन बच्चों को कैसे शांत किया जाए। इससे भी ज्यादा क्रूरता की बात यह थी कि लुयेन, एक महिला होने के नाते, उनकी दादी और बहनों को भी अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो गई। ये तो हद ही हो गई। बाई मिलिए ने मुट्ठी भींच ली। लुयेन, चीफ लुओ, दाचेन, मुझे लगा था कि तुम सब बस बेईमान लोग हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सत्ता पाने के लालच में तुम सबने अपनी इंसानियत खो दी है। उसने अपने भाई की तरफ मुड़कर ठंडे लहजे में कहा, भविष्य में अगर वे हमसे मदद मांगने आए तो उन्हें भगा देना। हम उनसे कोई सहयोग नहीं करेंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन दरिंदों द्वारा मदद मांगने के बाद वे बचे हुए लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। अगर उसे पता होता कि वे ऐसा करने वाले हैं तो वह कभी उनकी मदद नहीं करती। अध्याय 784, शर्तों के साथ स्वीकार करना। बाई मिलिए क्षितिज की ओर ऐसे घूर रही थी मानो उसे ठीक उसी क्षण दाचेन और उसका काफिला दिखाई दे रहा हो। ये मूर्ख लोग नौजवानों को कुली और मजदूर बनाकर ले जाते हैं और औरतों को तो महज गुलाम बना देते हैं। और जो कमजोर और विकलांग हैं उन्हें उसके सुरक्षित ठिकाने पर फेंक दिया जाता है, मानो उसने कूड़ेदान खोल दिया हो। ये सब कितने बेवकूफ हैं। बाई मिलिए को नौजवानों को कुली के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह खुद भी अपने सुरक्षित ठिकाने में कई नौजवानों को कुली के तौर पर इस्तेमाल करती थी। लेकिन वह कभी भी महिलाओं को पुरुषों की गुलामी में इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं करती थी। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह थी कि लुयेन भी एक महिला थी, फिर भी उसे महिलाओं को पुरुषों की गुलामी में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं दिखती थी। वह वहीं मौजूद थी, फिर भी उसने मुखिया लुओ को बच्चों को उनकी माताओं से अलग करने की इजाजत दे दी। भला बाई मिलिए को गुस्सा क्यों नहीं आता? बाई मिलिए भी एक महिला थी, वह इन हरकतों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी और वास्तव में वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि लुयेन के मन में क्या चल रहा था जब उसने ऐसा बेतुका कदम उठाया। क्या वह सच में ऐसी बात से सहमत हो गई? शायद इसलिए कि बाई मिलिए खुद मां बनने वाली थी, इसलिए वह किसी बच्चे को उसकी मां से अलग होते हुए स्वीकार नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। बाई चिक्सुआन की आंखें चमक उठी। अगर वे लेई परिवार की दूसरी शाखा को छोड़कर बाकी सबको अपने साथ ले लेते तो यकीनन वे इतने नाराज हो जाते कि अपना आपा खो बैठते। बाई मिलिए ने सिर हिलाया और फिर लू यू की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन को ढूंढने और उसे संदेश भेजने के लिए 1 सप्ताह का समय देती हूँ। उसे बता देना कि वह अपने काफिले में शामिल महिलाओं को रिहा कर दे, वरना मैं उसे ढूंढकर सबसे पहले मार डालूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू यू एकदम सख्त हो गया। ये पहली बार था जब उसने बाई मिलिए से इतनी ठंडी आवाज में बात करते हुए सुना था। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहती हैं। जहां तक उसकी बात सुनने या न सुनने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर वो न सुने, बाई मिलिए ने ताना मारते हुए कहा। अगर वो नहीं सुनती तो मैं उसे सुनने के लिए कोई और तरीका अपनाऊंगी और मुझे नहीं लगता कि उसे वो दूसरा तरीका पसंद आएगा। लू यू ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अगर बाई मिलिए ने दूसरा तरीका अपनाया तो वह कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि बाई मिलिए के बाद उसकी बहन ठीक रहेगी। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि उसकी बहन उसकी बात मान ले और उन महिलाओं को जाने दे, वरना कौन जाने बाई मिलिए उसके साथ क्या कर सकती है। लू यू से गलतफहमी दूर करने के बाद बाई मिलिए ने सिर हिलाया और विदा ली। उसे बुरे, कमजोर, बीमार और विकलांग लोगों के रहने सहने की व्यवस्था करनी थी। जब बाई मिलिए उस जगह पहुंची जहां बाई चिक्सुआन बच्चों को लेकर आई थी तो वह अवाक रह गई। ये बच्चे तो हद से ज्यादा छोटे थे। कुछ तो चलने के लिए भी बहुत छोटे थे और जो चल पा रहे थे वे भी ठीक से एक वाक्य भी नहीं बोल पा रहे थे। वे कमजोर और कुपोषित थे और बुजुर्ग भी उनसे कम नहीं थे। वे भी बच्चों जितने ही कमजोर थे या शायद उनसे भी ज्यादा, लेकिन फिर भी वे बच्चों के साथ चल रहे थे और थोड़े डरे हुए लग रहे थे। बाई मिलिए ने भीड़ में लोगों को गिना और जब उसने देखा कि वहां 50 से ज्यादा बच्चे थे तो वह दंग रह गई। बाई मिलिए ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए आदेश दिया, बच्चों को ले जाओ और उन्हें कमल के पत्ते वाले महल में बाकी बच्चों के साथ ठहरा दो। जहां तक बुजुर्गों की बात है, उन्हें केंद्र ले जाओ और फिलहाल बच्चों की देखभाल करने के लिए कहो। बाकी लोगों के बारे में मैं तुम्हें कुछ समय बाद बताऊंगी कि क्या करना है। बच्चों की संख्या देखकर शेन जेन भी थोड़ी परेशान हो गई। हालांकि वह जानती थी कि वे इन बच्चों का आसानी से पालन पोषण कर सकते हैं, फिर भी सामने इतने सारे बच्चों को देखकर वह थोड़ी घबरा गई। आखिर इतने सारे बच्चों का क्या करें जबकि उनके केंद्र में पहले से ही 100 से ज्यादा बच्चे हैं। कमजोर मानसिक क्षमता वाले लोगों को लें और उनसे इन बच्चों की देखभाल करने के लिए कहें। मुझे पता है कि इस समय नर्सों की कमी है। बाई मिलिए का जवाब सुनकर शेन जेन ने सिर हिलाया। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम सचमुच यही रखने वाले हैं? ये बहुत जगह और खाना लेंगे और मौजूदा हालात में क्या ये ठीक रहेगा? बाई मिलिए ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन क्या हमारे पास कोई विकल्प है? दाचेंग और बाकी लोगों ने उनके साथ जो किया है उसे जानने के बाद हम इन लोगों को यूं ही छोड़कर जीवित नहीं रह सकते। दाचेंग और बाकी लोगों को इन लोगों को पीछे छोड़ने में कोई हिचक नहीं थी। इन लोगों को जान से मारने के बावजूद उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। बाई मिलिए जानती थी कि दाचेंग ने इन लोगों को यहाँ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वे चाहते थे कि बाई मिलिए इस गड़बड़ को ठीक करे। हालांकि वह भी बाकियों की तरह इन लोगों की गंदगी साफ करने को तैयार नहीं थी, पर आखिर वह कर भी क्या सकती थी? ये बुजुर्ग और बच्चे निर्दोष थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उन्हें घसीटा जा रहा था। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन जब वे किसी काम के नहीं रहे तो उन्हें किनारे कर दिया गया। बच्चों की बात करें तो वे अभी छोटे थे और फिलहाल कुछ भी योगदान नहीं दे सकते थे, इसलिए उनका परित्याग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन इस तरह की रणनीति बाई मिलिए को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह दाचेंग और अन्य लोगों की नीतियों से कभी सहमत नहीं होती, सपने में भी नहीं। अध्याय 785, शर्तों के साथ स्वीकार करना। तो इसके बाद बाई मिलिए ने शेन जेन से कहा, ज्यादा चिंता मत करो।
ये सिर्फ कुछ समय के लिए है, मैं सभी की सुरक्षा के लिए कोई न कोई उपाय जरूर सोच लूंगी। शेन झेन को बाई मिलवे पर पूरा भरोसा था। चूंकि उस महिला ने सबकी सुरक्षा का वादा किया था, इसलिए वह ऐसा ही करेगी। शेन झेन बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर चली गई, जबकि बाई मिलवे हवेली लौट आई। मौजूदा हालात को लेकर वह स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्द ही कोई हल निकालना होगा। इसलिए इस बार बाई मिलवे ने हिम्मत जुटाकर अपने जमा किए हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके पहले किए गए सौदे को और मजबूत कर दिया। वह केवल यही आशा कर सकती थी कि इस पोस्ट पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर पड़ेगी जो इस स्थिति में उसकी मदद कर सके। यो बाई मिलवे ने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जहां से उसकी मां उसकी ओर आ रही थी। उसने भौहें चढ़ाई और गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ी। क्या बात है मां? यान वानिंग अभी भी उस खबर से सदमे में थी और उसने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुमने सचमुच 100 और शरणार्थियों को शरण दी? यो मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम बहुत उदार हो रही हो, लेकिन तुम्हें खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। तुम हद से ज्यादा दयालु हो रही हो। जब बाई मिलवे ने अपनी मां की बातें सुनी तो उसे बहुत हंसी आई। उसने अपनी मां से कहा, मां लगता है हमारी भूमिकाएं उलट गई हैं। पहले वो अपनी मां से शिकायत करती थी कि वो बहुत दयालु है और अब उसकी मां उसे कह रही थी कि वो जरूरत से ज्यादा दयालु है। उसकी बातें सुनकर यान वानिंग के गाल लाल हो गए। उसने अपनी बेटी से कहा, क्या मैं गलत हूं? मैंने सबक सीख लिया है और अब मैं अपनी दयालुता उन लोगों पर बर्बाद नहीं करूंगी जो इसके लायक नहीं है। बाई मिलवे को खुशी हुई कि उसकी मां ने मौजूदा हालात की सच्चाई समझ ली थी। फिर उसने समझाया, मां चिंता मत करो, मैं उदारता नहीं दिखा रही हूं। मैंने इन लोगों को इसलिए अपने पास रखा है क्योंकि मैं इन्हें बाहर नहीं छोड़ सकती। इसके बाद उसने बताया कि दाचेंग और बाकी लोगों ने इन लोगों के साथ क्या किया था। उसके बोलते ही यान वानिंग का चेहरा बिगड़ गया और उसने गुस्से से कहा, इन लोगों ने तो अपनी इंसानियत ही खो दी है। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें लगता है कि सत्ता मिलने से भी कुछ भी कर सकते हैं? इसलिए मैं इन लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर लाया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही नियम भूल गया हूं। चूंकि वे मेरे सुरक्षित ठिकाने पर आ गए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मेरे आदेश के तहत काम करना होगा। बस उनके अनुभव की वजह से मैं उनके प्रति थोड़ी नरमी बरत रहा हूं और कोई कारण नहीं है। यान वानिंग ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह अपनी बेटी से इन लोगों को भगाने के लिए कहे। आखिर उन क्रूर दरिंदों के हाथों उन्होंने वाकई बहुत कष्ट झेला था। उसने आह भरी और बाई मिलवे से कहा, ठीक है, तुम उन्हें यहाँ रहने दे सकती हो, लेकिन एक बात उन्हें साफ-साफ बता दो, उन्हें म्याऊं म्याऊं के अधीन सुरक्षित ठिकाने में आराम करने की इजाजत नहीं है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मां, यह मामला सुलझ चुका है। बाई मिलवे ने अपनी मां की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। आसिया ऐसी चीज थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी के द्वारा उसका फायदा उठाने की बात उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। दाचेन के उसके इस्तेमाल करने की कोशिश के बारे में सोचकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर उस आदमी को लगता है कि उसने उसे आखिरी बार देख लिया है, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपका अदला बदली का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके दिमाग में किसी के द्वारा उसकी सौदेबाजी की विनती स्वीकार करने की आवाज गूंज उठी। उसने अपना सिर उठाया और नीली स्क्रीन पर देखा। राहत की एक लहर दौड़ गई और उसने अपनी मां के सामने बेतरतीब ढंग से बहाना बनाया, मां, मैं बहुत थकी हुई हूं, इसलिए मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। अगर कोई काम हो तो भाई जिक्सुआन को मुझे जगाने के लिए भेज देना। अपनी बात खत्म करते ही वह जल्दी से हवेली के अंदर चली गई। यान वानिंग उसे जाते हुए देखती रही और बस अपना सिर हिलाती रही। उसे अपनी बेटी के इस नखरे की आदत पड़ चुकी थी। वह सीधे ग्रीन हाउस में गई, जहां उसकी मुलाकात बूढ़े मास्टर बाई से हुई। अपने कथित पिता को देखते ही यान वानिंग रुक गई और उस पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। उसने पलकें झपकाते हुए पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बूढ़े मास्टर बाई? जब बूढ़े मास्टर बाई ने उसकी बेरुखी भरी आवाज सुनी तो उनका दिल दुख से भर गया, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी पता था कि गलती सिर्फ उनकी ही है। आखिर किसने उनसे और उनकी पत्नी से इतनी लापरवाही करने को कहा था? उन्हें पता होना चाहिए था कि वे एक नकली को पाल रहे हैं, लेकिन वे उस नकली की देखभाल में इतने मग्न थे कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसमें कुछ गड़बड़ है। अपनी अंधता के लिए वह केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। उसने अपने होंठ सिकुड़े और फिर मुस्कुराते हुए उसे कहा, वानिंग, क्या तुम आज चावल बोने वाली हो? मैंने कुछ विशेष क्षमताओं वाले लोगों से चावल के बीज व्यवस्थित करने को कहा है। ओह, यान वानिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अपने पिता के सामने कैसे पेश आए। वह जानती थी कि वह आदमी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वह काफी हिचकिचा भी रही थी। आखिर उसकी यादें पिता यान से कलंकित थी, जिन्होंने उसे जानवरों की तरह पाला था। उन्होंने कभी उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार नहीं किया, तो भला वह अचानक सामने आए उस पिता को कैसे स्वीकार कर सकती थी? जब भी उसे पिता शब्द याद आता था, उसे अभी भी बुरे सपने आते थे। यान वानिंग की ठंडी प्रतिक्रिया से बूढ़े मास्टर बाई का उत्साह कम नहीं हुआ। वे उसके पीछे पीछे गए और कोमल स्वर में उससे बोले, वानिंग, मैं भी मदद कर सकता हूँ। देखो, मैंने मिट्टी खोद दी है, अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं बीज बो सकता। नोवेलेरो अध्याय 786, एक विचित्र अदला बदली। बूढ़े मास्टर बाई ने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन वे अपनी बेटी के करीब आना चाहते थे और उससे बात करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे लंबे समय से यान वानिंग के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी हमेशा सतर्क रहती थी, मानो उन्हें लेकर सावधान हो। बूढ़े मास्टर बाई जानते थे कि यान वानिंग उनसे कुछ छुपा रही है और इसका संबंध यान परिवार से ही होना चाहिए। लेकिन वो जानता था कि वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे, और जब बाई परिवार का कोई भी सदस्य यान वानिंग की देखभाल करने को तैयार नहीं था, तो वह उसे नहीं पूछ सकता था कि यान परिवार ने उस पर क्या विपत्ति डाली थी। जैसे ही उसने ये सुझाव दिया, यान वानिंग ने सिर हिलाकर विनम्रता से मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है बाई जी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस समय मेरे पास काफी लोग हैं। आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बूढ़े मास्टर बाई ने उसकी बेरुखी भरी आवाज सुनी तो उनकी आंखों में थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। चिंता न करें, भला वो उसके बारे में चिंता क्यों न करें? जब से उन्हें पता चला था कि यान वानिंग उनकी बेटी है, तब से वो दिन रात उसकी चिंता में डूबे रहते थे। अगर उन्हें ये डर न होता कि यान वानिंग उन पर नाराज हो जाएगी, तो वो उसे कभी भी इतनी मेहनत से काम करने की इजाजत न देते।
लेकिन उसे अंधा बनने के लिए किसने कहा था? वह अपनी उस नकली बेटी के साथ सच्चे दिल से स्नेह और देखभाल से पेश आ रहा था, जबकि उसकी अपनी बेटी कष्ट झेल रही थी। उस नीच ने उसे त्याग दिया था और उसे अकेले ही 2 बच्चों की परवरिश करनी पड़ी थी। अपनी बेटी की बात तो वह करना ही नहीं चाहता था। जब उसने बाई मिलुए के उस दरिंदे के हाथों झेले कष्टों के बारे में सोचा, तो उसने अपनी बेटी को एक बुरे आदमी को सौंप दिया। जब उसने सोचा कि अगर उसकी पोती भाग्यशाली न होती तो बाई किंशी अपनी उस्ताद योजना में कैसे सफल हो जाता, तो उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर अस्वस्थ हो गया हो। दूसरी ओर हवेली के दूसरे छोर पर बाई मिलुए को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस समय उसके दादाजी उस पर तरस खा रहे थे। वह इस समय एक अजीब सी व्यक्ति से मिल रही थी। उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और कहा, पुरातन वस्तुओं, ज़ेर और पुरावशेषों में आपकी कोई रुचि नहीं है, इसका क्या मतलब है? अगर यह आदमी लेन देन नहीं करना चाहता था, तो वह उसके पास क्यों आया था? उस आदमी ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और धीरे से कहा, मिस बाई एक समझदार महिला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी सरल चीज से निपटने में इतनी मूर्ख होंगी। बाई मिलुए उस आदमी के सामने बैठी थी। जब उसने उसका तिरस्कारपूर्ण लहजा सुना, तो वह गुस्से से भौहें चढ़ा बैठी। उसका मतलब क्या था? क्या वह उसे मूर्ख कह रही थी? क्या वह ऐसी दिखती थी कि उसे कोई साधारण सी बात समझ नहीं आती? बात यह नहीं थी कि वह समझ नहीं पा रही थी, गलती तो उस आदमी की थी जो अपनी बात कहने के बजाय पहेलियों में बात कर रहा था। अपने गुस्से को दबाते हुए बाई मिलुए ने शांत और संयमित स्वर में कहा, मास्टर किन, मुझे लगता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ लेन देन के लिए आई हूँ, आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए तो सीधे सीधे मुझसे कहिए, मैं आपकी पहेलियां सुलझाकर आपको खुश नहीं करूंगी। ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, मिस बाई। मेरे पास सिर्फ मेरा गुस्सा ही नहीं है, अगर मास्टर किन तैयार हो तो मैं आपको वह भी दिखा सकता हूँ। बाई मिलुए जल्दी में थी और उसके पास किन्यान जैसे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने का समय नहीं था। क्या उसे लगता था कि वह बहुत ही बेफिक्र है? बिल्कुल नहीं। उसे बहुत काम करना था और वे काफी महत्वपूर्ण भी थे। बाई मिलुए की धमकी सुनकर किन्यान ने अपने हाथ हवा में उठा दिए। ठीक है, मैं समझ गया। लगता है मिस बाई मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके होठों पर मुस्कान गायब हो गई और वह गंभीर होकर बाई मिलुए से बोला, ठीक है, मैं अब तुमसे मजाक नहीं करूंगा। चूंकि मिस बाई इस सौदे को जारी रखना चाहती हैं, तो मैं अपनी मांगे साफ साफ बता देता हूँ। मुझे मांस और शहद चाहिए, तुम्हारे यहाँ मिलने वाला असली मांस और शहद। वह एक ऐसे आयाम से आया था जहाँ प्रौद्योगिकी काफी विकसित थी, लेकिन प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो चुके थे। उसके आयाम में न तो मुर्गियां थी और न ही बकरियां, और एक रसोइया होने के नाते उसे यह बहुत दुख की बात लगी। उसने इन सामग्रियों के बारे में बहुत पढ़ा था और उनका उपयोग करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश केवल उसकी हठधर्मिता के कारण यह संभव नहीं हो सका। सौभाग्य से उसने वस्तु विनिमय प्रणाली को जागृत कर लिया था और वह इन वस्तुओं को आसानी से खरीद सकता था। उसने कुछ लोगों से सुना था कि बाई मिलुए उत्परिवर्तित जानवरों का मांस बेच रही है और वह भी इसमें हाथ आजमाना चाहता था। लेकिन बाई मिलुए का स्तर बहुत कम था और उसने कभी भी उसकी ओर से कोई वस्तु विनिमय अनुरोध नहीं देखा था। यह महत्संयोग था कि इस बार उसे यह अनुरोध दिखाई दिया और उसने इसे स्वीकार कर लिया। जब बाई मिलुए ने सुना कि उस आदमी को सिर्फ मांस और शहद चाहिए, तो उसने राहत की सांस ली। उसके भंडारगृह और गोदाम में बहुत सारा मांस था। शहद की बात करें तो उसने प्रलय से पहले ही कई बोतलें जमा कर ली थी, इसलिए उसे पता था कि यह सौदा सफल रहेगा। उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी। किन्यान भी एक सीधा साधा व्यक्ति था। जब उसने देखा कि बाई मिलुए मान गई है, तो उसने तुरंत 3 धातु के डिब्बे निकाले और उन्हें बाई मिलुए के सामने रख दिया। तीनों डिब्बों को देखकर बाई मिलुए की निगाहें तेज हो गईं और वह उस व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं के उपयोग के बारे में बताने का इंतजार करने लगी। नोवेलेरो अध्याय 787 महिला को मुक्त करो। मैंने जो सुना है, उससे लगता है कि ये चीजें तुम्हारी मदद करेगी। किन ने ये कनस्तर पर थपथपाते हुए चतुराई से कहा, ये ज़ॉम्बी मेरे आयाम की जर्ज जैसे लगते हैं। चूंकि ये चीजें उन पर काम करती हैं, तो तुम्हारी समस्या पर भी काम करनी चाहिए। बाई मिलुए ने डिब्बे के अंदर की सामग्री पर एक नजर डाली और शांत भाव से पूछा, ये चीजें क्या हैं? और मैं इनका उपयोग कैसे कर सकती हूँ? ये किन्यान ने आंखें घुमाई, मानो उसे उम्मीद ही नहीं थी कि बाई मिलुए इतनी साधारण सी बात से भी अनभिज्ञ होगी। मानो उसकी दुनिया की तकनीक बाई मिलुए की दुनिया में भी काफी लोकप्रिय हो और वो इसके लिए मोलभाव करके अपना समय बर्बाद कर रही हो। ये एक फेरोमोन रेजोनेटर है, ये तुम्हें उत्परिवर्तित कीड़ों से निपटने में मदद करेगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसके बारे में पता है या नहीं, लेकिन ये उपकरण ऐसे फेरोमोन छोड़ता है जो हर तरह के कीड़ों को डराकर भगा देते हैं और कमजोर कीड़ों को मार भी देते हैं। वो रुका और फिर बोला, और इसकी बात करें तो उसने कनस्तर पर थपथपाते हुए कहा, यह एक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक है। जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस होगा, यह एक गुरुत्वाकर्षण ढाल सक्रिय कर देगा जो एक विशालकाय जानवर को भी गिरा सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी दुनिया के ज़ॉम्बी अभी किंग कांग जितने बड़े नहीं होंगे। और इसकी बात करें तो उसने आखिरी डिब्बे को छुआ और घबराते हुए कहा, और इसकी बात करें तो इसका इस्तेमाल टूटी हुई सुरक्षा प्रणालियों को फिर से बनाने के लिए किया जाता है। जब तक वे दीवारों से जुड़ी रहेंगी, ये दीवारों को एक ही झटके में फिर से बना देगा। जब बाई मिलुए ने इन तीनों उपकरणों की कार्यप्रणाली सुनी, तो वह इनसे काफी संतुष्ट हुई। ऐसा लगा मानो वस्तु विनिमय प्रणाली ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया हो। उसने होठों को सिकोड़ते हुए किन्यान से कहा, तो मैं ये चीजें ले लूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपने थैले में रखे मांस और शहद का आदान प्रदान कर लिया। सौदा तय हो जाने के बाद बाई मिलुए अंतरआयामी अंतरिक्ष से बाहर निकली और अपने भाई को खोजने चली गई। दूसरी ओर लियू ने अपनी बहन को संदेश भेजा। उसे डर था कि अगर एक पल भी देर हुई तो बाई मिलुए तुरंत आगे बढ़कर उसकी बहन को मार डालेगी। वह जानता था कि बाई मिलुए सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, नहीं वह सिर्फ धमकियां दे रही थी। वह झूठी धमकियां देने वाली नहीं थी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर लियू ने महिलाओं को वापस नहीं भेजा तो वह उन्हें मार डालेगी। उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपनी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन को संदेश भेज दिया। जब पत्र उस विश्राम स्थल पर पहुंचा जहां लियू छिपा हुआ था, तो महिला लाल आंखों से मुखिया लुओ को घूर रही थी। यू म्याओ म्याओ के नेतृत्व वाले सुरक्षित ठिकाने से बाहर आने के बाद से ही वह उस आदमी से दक्षिण जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वह आदमी यह कहकर मना कर रहा था कि यह बहुत दूर है।
वह पूरे काफिले को उत्तर की ओर ले जाना चाहता था, जहां एक और सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन यह म्याओ म्याओ द्वारा बनाए गए सुरक्षित ठिकाने से कमजोर था। लुयिन इस सुरक्षित ठिकाने पर नहीं जाना चाहती थी। आखिर अगर वह इस सुरक्षित ठिकाने पर जाती तो उसे बाई मिंगवे से भी कमजोर किसी की सेवा करनी पड़ती। आखिर बाई मिंगवे एक एस क्लास क्षमता वाली उपयोगकर्ता थी, और जिसने दक्षिण में सुरक्षित ठिकाना बनाया था वह तो सिर्फ बी क्लास क्षमता वाला उपयोगकर्ता था। भला वह इतने कमजोर की सेवा कैसे कर सकती थी? कम से कम उन्हें बाई मिंगवे के बराबर तो होना ही चाहिए, तभी उसे संतोष मिलता। चीफ लुओ की योजना कुछ और ही थी। उनका मानना था कि उत्तर में स्थित अड्डे पर पहुंचते ही वे उस पर कब्जा कर लेंगे। आखिरकार उस सुरक्षित अड्डे का संचालक तो सिर्फ बी श्रेणी का था। ए श्रेणी के कुशल योद्धा के रूप में वे उस योद्धा को आसानी से हरा सकते थे। अगर वे उसे मार गिराने में कामयाब हो जाते तो वे उस सुरक्षित अड्डे के मालिक बन जाते। यह उपलब्धि उनके लिए किसी भी अन्य लाभ से कहीं अधिक बड़ी होती। वह एक ही झटके में सब कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन लुयिन को चीफ लुओ पर ज्यादा भरोसा नहीं था। अब वह पहले की तरह बोली और नासमझ नहीं रही थी। वह जानती थी कि उत्तर की ओर जाने पर भी चीफ लुओ के एक बार फिर असफल होने की पूरी संभावना थी। यू म्याओ म्याओ के साथ सुरक्षित ठिकाने पर रहते हुए उसने उसे कई बार भरोसा दिलाया था कि वह जरूर शीर्ष पर पहुंचेगा, लेकिन अंत में क्या हुआ? उन्हें चूहों की तरह सुरक्षित ठिकाने से भागना पड़ा। लुयिन इस आदमी की बातों पर दोबारा भरोसा करके मूर्खता ही करेगी। हालांकि राशन पर मुख्य नियंत्रण होने के कारण लुयिन की अनिच्छा के बावजूद उसके पास दाचेन के साथ पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और जब वे अपने तंबू में लौटे तभी उन्हें लियू का पत्र मिला। जब लुयिन ने पत्र की सामग्री पढ़ी तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसके कान से धुआं निकलने लगा। वो खुद को क्या समझती है? सिर्फ उसके कहने से मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। क्या मुझे उन औरतों को रिहा करना पड़ेगा? लुयिन को अपने भाई की डांट याद करके शर्म और अपमान महसूस हुआ। उसका क्या मतलब था जब उसने कहा कि वो उन औरतों का इस्तेमाल करके शक्ति का इस्तेमाल करने वालों को बसाकर अपने माता पिता को शर्मिंदा कर रही है? वो तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। इसमें क्या गलत था? उसका भाई उस पर इतना कठोर क्यों हो रहा था, मानो उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। उसकी आंखों में दुख के आंसू भर आए और वह सिसकने लगी। ये तो काफी बुरा था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, ऊपर से उसका भाई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। अध्याय 788 परीक्षा का समय। लुयिन गुस्से से भरी हुई थी और दुखी भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसकी परेशानी क्यों नहीं समझ पा रहा। वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसका भाई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा था? वह ऐसी मांगे क्यों कर रहा था? अगर वह उन महिलाओं को रिहा कर देती तो वह शक्ति का इस्तेमाल करने वालों का सामना कैसे करती? अगर उन महिलाओं को अचानक रिहा कर दिया गया तो वे भड़क उठेंगे और मुखिया लू कभी भी सहमत नहीं होगा। आखिरकार इन्हीं महिलाओं की वजह से शक्ति संपन्न लोग उनके काफिले में ठहरे हुए थे। उन महिलाओं के बिना वे शक्ति संपन्न लोगों को कैसे नियंत्रित करते? लुयिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे अगले सुरक्षित स्थान पर एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन शक्ति संपन्न लोगों की आवश्यकता थी। इतना सब कुछ सहने के बाद लुयिन को शायद समझ आ गया था कि म्याओ म्याओ शक्ति संपन्न लोगों को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। दरअसल शक्ति संपन्न लोगों को इकट्ठा करके ही वह नए अड्डे पर अपनी पूरी ताकत लगा सकती थी। इसलिए महिला को रिहा करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन दाचेन के विचार कुछ और ही थे। वो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि लुयू ने अपनी बहन से उन महिलाओं को बाई मिंगवे की सुरक्षित ठिकाने पर भेजने के लिए कहते समय गंभीरता दिखाई थी। ये स्पष्ट था कि वह केवल अनुरोध या सुझाव नहीं दे रहा था। दाचेन ये भी जानता था कि बाई मिंगवे कितनी सक्षम है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे हल्के में नहीं लेता। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन महिलाओं को रिहा करना बेहतर होगा। दाचेन को अपनी जान बचानी थी। जब तक वह जिंदा था उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। अपने अनुभव के आधार पर वह जानता था कि बाई मिंगवे के मामले में वह चुप नहीं बैठेगी। अगर उन्होंने उसकी धमकियों को नजरअंदाज करने की हिम्मत की तो वह जरूर बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। हालांकि लुयिन को दाचेन की आंखों में चिंता का कोई आभास नहीं हुआ, बल्कि दाचेन की महिलाओं को छोड़ने की सुझाव को सुनकर वह और भी क्रोधित हो उठी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहते हो कि मैं उन महिलाओं को भेज दूं? क्या तुमने कभी सोचा भी है कि अगर मैं उन्हें भेज दूं तो क्या होगा? हम दूसरे अड्डे पर कैसे जीवित रहेंगे? इतने सारे शक्ति उपयोगकर्ता हमारे साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वे लाभ मिल रहे हैं जो बाई मिंगवे ने उन्हें नहीं दिए। अगर हम महिलाओं को भेज दें तो शक्ति उपयोगकर्ताओं का क्या होगा? क्या वे फिर भी हमारे साथ आएंगे? लुयिन बिल्कुल भी सहमत नहीं होना चाहती थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दाचेन का सब्र आखिरकार सामने खड़ी उस मूक महिला से टूट गया। उसने लुयिन को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाई मिंगवे का मुकाबला नहीं कर सकता? क्या इसलिए तुम मुझे उससे लड़ने से रोक रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम भले ही डरी हुई हो, मैं नहीं। इसलिए मुझसे बहस मत करो। लुयिन ने अपनी आवाज ऊंची की और गुस्से से अपनी गर्दन अकड़ ली।
वह उन महिलाओं को बिल्कुल भी वापस नहीं भेजना चाहती थी। अगर बाई मिलुए आना चाहती थी तो उसे आने दो, समय आने पर वह उससे निपट लेगी। अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुड़ी और चली गई। दाचेंग उसे जाते हुए देखता रहा और इतना गुस्सा हुआ कि उसका मन किया कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। ये औरत हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। क्या उसे लगता था कि बाई मिलुए कोई ऐसी औरत है जिससे वो मुकाबला कर सकती है? वो तो ऐसी थी जो पलक झपकाए उन्हें मार डालेगी। दाचेंग की आंखें झपक गईं जब उसने अपने अगले कदम के बारे में सोचा। वह स्वाभाविक रूप से बाई मिलुए को उन्हें ढूंढने के लिए आने नहीं दे सकता था। उसने मुड़कर उस गोदाम की ओर देखा जहां महिलाओं को रखा गया था और उसकी निगाहें घूमने लगी। वह उन्हें खुलेआम बाहर नहीं भेज सकता था, लेकिन अगर महिलाएं खुद ही भाग निकली तो क्या होगा? इसी बीच बाई के सुरक्षित ठिकाने पर ले परिवार की दूसरी शाखा हंगामा मचा रही थी। भला वे हंगामा क्यों न मचाते? जब उन्हें पता चला कि बाई मिलुए ने उनके परिवार को छोड़कर बाकी सभी को सुरक्षित ठिकाने में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, तो बूढ़ी मैडम बाई से कैसे स्वीकार कर सकती थी? वे इतनी क्रोधित थी कि उनका मन कर रहा था कि वे बाई मिलुए की खाल उतार दें। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ इसलिए कि वह उनके परिवार की वंशज है। उस औरत को लगता है कि वह जो चाहे कर सकती है। बूढ़ी मैडम ले ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और बड़बड़ाते हुए कहा, अधर्म, बिल्कुल अधर्म। वह औरत इतनी अधर्मी कैसे हो सकती है? चाहे कुछ भी हो जाए, हम फिर भी उसके ससुराल वाले हैं। वह ऐसा कैसे कर सकती है? सोचो, उन्होंने हमें सुरक्षित ठिकाने में प्रवेश करने से रोक दिया। दूसरे चाचा ले भी उतने ही गुस्से में थे। उन्हें पता था कि बाई मिलुए वास्तव में क्रूर थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी निर्दयी होगी। ये सोचकर ही उन्हें बहुत दुख हुआ कि वह औरत इस तरह की चाल चल सकती है। वह अपने परिवार की बजाय सबको अपने घर में ले जाना ज्यादा पसंद करती है। वह जरूर पागल है, वरना वह ऐसा क्यों करती? माँ, बाई मिलुए को डांटना बंद करो। अगर आप किसी को डांटना भी चाहती हैं, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाई मिलुए यहाँ आपकी बात सुनने के लिए नहीं है। वैसे भी मुझे उससे कुछ कहना नहीं है। वो औरत हमारे परिवार की नहीं है। लेकिन बड़े भाई का क्या? उसका मतलब क्या है? दूसरी चाची ले ने गुस्से से कहा। उसे पता होना चाहिए कि हम बाहर हैं, लेकिन वह हमसे मिलने नहीं आना चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसकी असली माँ हैं। वह ऐसा कैसे कर सकता है? दूसरी चाची ले बहुत गुस्से में थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी और उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। जो थोड़ा बहुत पानी बचा था, वो भी खत्म होने वाला था। बाई या ले परिवार से कोई भी उनसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या वे उन्हें इस तरह कष्ट सहने देंगे? इस विचार से उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसने अपना सिर उठाया और ले की ओर देखकर उसे कहा, बेटे, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? नोवेलेरो आ अध्याय 789, परीक्षा का समय 2। ले ने अपने सूखे होंठ चाटे। उसने 3 घंटे से बंद पड़े सुरक्षित ठिकाने को देखा और अपने माता पिता से कहा, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, वे नहीं आएंगे। बेहतर होगा कि हम बचने का कोई रास्ता निकालें, वरना हम बिना ये जाने मर जाएंगे कि हमारी मौत कैसे हुई। ये दरवाजे आखिरी बार तब खुले थे जब बाई मिलुए ने बुजुर्गों और अनाथ बच्चों को अंदर आने दिया था। जहां तक उनकी बात है, उसे उनकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि दोनों परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी के चलते उसके बड़े चाचा उनके परिवार को ढूंढने कभी नहीं आएंगे। आखिरकार उन्होंने ले कियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उनके बड़े चाचा भले ही दयालु और उदार व्यक्ति थे, लेकिन मूर्ख नहीं थे। जब उन्हें पता था कि उनके परिवार ने एक बार ले कियान के लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की थी, तो वे उनकी मदद क्यों करेंगे? वे तो निश्चित रूप से उन्हें अकेला ही छोड़ देंगे। ले को कोई उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया में कोई भी माता पिता के प्रति सम्मान और ऐसी बातों की परवाह नहीं करता। जब ऐसा था, तो उनके चाचा उनकी दादी को ढूंढने क्यों आएंगे? बेहतर यही था कि वे खुद ही कोई रास्ता निकाल लें, बजाय इसके कि वे उम्मीद करें कि खानदान का कोई सदस्य उनकी मदद के लिए आएगा, क्योंकि वे तो ऐसा करने वाले नहीं थे। जब दादी ले ने अपने पोते का जवाब सुना, तो उनका दिल टूट गया। वह अपने बड़े बेटे की बेरुखी को तो सह सकती थी, आखिर उन्होंने कभी उसकी परवाह की ही नहीं थी, लेकिन बूढ़े मास्टर ले का क्या? उन्होंने तो उनकी बहुत परवाह की थी और बीमार होने पर उनकी देखभाल भी की थी। आखिर उन्होंने उनकी तरफ देखा तक क्यों नहीं? क्या वह ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए दादी की जिंदगी और मौत का कोई मतलब ही नहीं रह गया? उनकी शादी को इतना लंबा समय हो गया था, वह इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? हालांकि बूढ़ी मैडम ले चाहे कितनी भी शिकायतें करती, उनका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बूढ़े मास्टर ले कभी उनसे मिलने नहीं आए। उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, जिससे बूढ़ी मैडम ले का दिल टूट गया। ले वो क्या सोच रहे थे, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन एक काफिले से कुछ बात करने के बाद वह दूसरी शाखा के लोगों को अपने साथ ले गए। जब बाई मिलुए ने सुना कि दूसरी शाखा चली गई है, तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उसे शक भी हुआ। ले वो ऐसा आदमी नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान ले। जिस तरह से उसने अपने परिवार को साथ लिया, उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। ले वो ऐसा आदमी नहीं था जो बिना लड़े ही हार मान ले। तो आखिर हुआ क्या? ये बात बाई मिलुए की समझ से परे थी। उसकी आंखें झपकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस सिर हिलाया। उसने लुयू से कहा, बस नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि बचे हुए लोगों में से कोई भी यहाँ रहते हुए कोई परेशानी न खड़ी करे। फिर उसने बाईजान की ओर मुड़कर अपने बड़े भाई से पूछा, क्या सब तैयार है बड़े भाई? उसने अपने भाई से सुरक्षा व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि सब कुछ ठीक और व्यवस्थित हो। हमले से पहले उन्हें तैयार रहना था। बाई छान ने सिर हिलाया और ईमानदारी से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दिया है। बाई छान को पता नहीं था कि बाई मिलुए को वे रक्षा प्रणालियां कहां से मिली, लेकिन वह जानता था कि पूछने का कोई फायदा नहीं है। उसने बस बाई मिलुए की इच्छा के अनुसार उन्हें समायोजित किया और उसे सारी बातें बता दी। जब बाई मिलुए ने सुना कि सब कुछ सुलझ गया है, तो उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से सब कुछ सुलझ गया था, वरना उसे डर था कि उन चीजों से उनका पूरा घर ध्वस्त हो जाएगा। यह अच्छा हुआ कि बाई मिलुए ने सब कुछ तैयार कर रखा था, क्योंकि जैसा उसने अनुमान लगाया था, आधे घंटे बाद ही उत्परिवर्तित कीड़े उनके सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि उत्परिवर्तित कीड़ों को एहसास हो गया था कि जिस सुरक्षित ठिकाने पर वे कई दिनों से भोजन कर रहे थे, वह खाली हो चुका है और अब वे वहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। बाई मिलुए को इसकी पहले से ही आशंका थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन सजीव प्राणियों में तर्कसंगत सोच विकसित हो चुकी है। इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि वे बाई के सुरक्षित ठिकाने में भोजन की तलाश में आए थे।
बाई मिलियो ने उत्परिवर्तित कीड़ों को पास आते देखा और अपने भाई की ओर मुड़ी, जिसने सिर हिलाकर रक्षा प्रणाली को इन उत्परिवर्तित कीड़ों से निपटने के लिए चालू कर दिया। सिस्टम को चालू होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहले तो कुछ नहीं हुआ और बाई जान चिंतित हो गया। उसने बाई मिलियो की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह चीज काम करेगी? यूए, वे उत्परिवर्तित कीड़े अभी भी हमारे सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं। बाई मिलियो भी थोड़ी चिंतित थी। आखिर ये रक्षा प्रणाली उसे एक अजनबी से मिली थी और उसके पास इसे परखने का कोई तरीका नहीं था। वह बस दांत पीसकर बोली, ज्यादा चिंता मत करो बड़े भाई, अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो हम इन उत्परिवर्तित कीड़ों से निपट लेंगे। हालांकि बाई मिलियो को उम्मीद थी कि ये प्रणालियां काम करेगी, क्योंकि यह सिर्फ उत्परिवर्तित कीड़ों का मामला नहीं था बल्कि ज़ॉम्बी राजा का भी था। वह उत्परिवर्तित कीड़ों से तो निपट सकती थी, लेकिन अपनी हालत के कारण वह इस समय ज़ॉम्बी राजा से मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसलिए वह केवल इन रक्षा प्रणालियों पर ही निर्भर थी, अन्यथा उसे डर था कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसके अलावा ले कियान उसके साथ नहीं थी। बाई छान को भी अपनी बहन पर भरोसा था, भले ही उसे यह नहीं पता था कि बाई मिलियो उत्परिवर्तित कीड़ों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी और इन अजीब और बहुत जटिल दिखने वाली रक्षा प्रणालियों पर भरोसा क्यों कर रही थी। फिर भी उसने उम्मीद में अपनी उंगलियां क्रॉस कर ली कि यह काम करेगा। अध्याय 790, लियू जिंगुओ उसे ढूंढने आया। बाई छान अकेला नहीं था, पूरे सुरक्षा अड्डे पर सुरक्षा उपायों को लेकर चिंता का माहौल था। उन्हें बाई मिलियो पर भरोसा तो था, लेकिन उत्परिवर्तित कीड़ों को करीब आते देख उनकी चिंता कम नहीं हुई। हालांकि जैसे ही उत्परिवर्तित कीड़े करीब आए, कुछ असामान्य घटना घटी। वे अचानक रुक गए और धीरे-धीरे मुड़कर दूसरी दिशा में चले गए। सुरक्षा अड्डे पर मौजूद लोगों ने यह देखकर हैरानी तो जताई, लेकिन साथ ही उत्साह भी व्यक्त किया। ऐसा लगा जैसे रक्षा तंत्र ने वाकई काम कर दिया हो। सुरक्षित ठिकाने पर मौजूद लोग खुश हो गए। सौभाग्यवश वे उत्परिवर्तित कीड़ों को हराने में सफल रहे। बाई मिलियो ने अपने बड़े पेट को सहारा दिया और निगरानी मीनार से सामने का नजारा देखा। हाथों में दूरबीन लिए वह अपने द्वारा हासिल किए गए रक्षा तंत्रों से काफी संतुष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि इन चीजों को चुनने में उसने कोई गलती नहीं की थी। फिर उसने हलचल देख रहे पहरेदारों की ओर मुड़कर धीमी आवाज में कहा, लापरवाह मत बनो। भले ही रक्षा तंत्र ठीक से काम कर रहा हो, फिर भी सब पर नजर रखना। किसी को भी अंदर घुसने या बाहर गड़बड़ी करने मत देना। कुछ ही घंटों में एक और लहर आने वाली है। ढिलाई मत बरतो और इसे ज्यादा करीब मत आने दो। रक्षा तंत्र वाकई काफी अच्छा था, लेकिन साथ ही इसमें कुछ कमियां भी थी। फेरोमोन प्रणाली को सक्रिय करने से पहले उन्हें सतर्क रहना होगा और लहर पर नजर रखनी होगी, अन्यथा ये काम नहीं करेगा और इसके प्रभाव में देरी होगी। चिंता मत कीजिए मिस बाई, एक सक्षम व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। हम यहाँ सब पर नजर रखेंगे और कुछ भी होने पर नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। तभी बाई मिलियो ने सिर हिलाया और विदा ली। हालांकि जैसे ही वह पहरेदार मीनार से बाहर निकली, उसकी मुलाकात लियू से हुई, जो अपने साथ 4 पुरुषों और एक महिला को लेकर आया था। इस छोटी सी भीड़ में विकलांग लोग भरे हुए थे। या तो उनका एक हाथ नहीं था या एक पैर नहीं था, अगर नहीं भी था तो उनकी एक आंख या चेहरे का पूरा हिस्सा गायब था। उसने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और गहरी भौहें चढ़ाई। हालांकि उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ देखा था और उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। उसने शांत भाव से पूछा, क्या बात है? बाई मिलियो जानती थी कि लियू के इन लोगों को उसके पास लाने का कोई कारण जरूर होगा, वरना वह उससे मिलने के लिए इतनी दूर कभी नहीं आता। अब जब ले कियान काम करने में असमर्थ थी, लियू सुरक्षित ठिकाने के अधिकांश मामलों को संभालकर उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि बाई मिलियो अब इन सब चीजों को अकेले नहीं संभाल सकती। वह सभी छोटे-मोटे कामों को संभाल रहा था और केवल जरूरी होने पर ही बाई मिलियो से मिलने आता था। इन लोगों ने लकड़ी की शक्ति को जागृत कर लिया है। लियू ने शांत भाव से जवाब दिया और पुरुषों और उनके साथ आए अकेली महिला की ओर मुड़ा। महिला का चेहरा बुरी तरह से खरोंचों और घावों से भरा था, जिससे वह बेहद बदसूरत दिख रही थी। इसलिए जब महिला ने बाई मिलियो को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो वह बिना ऊपर देखे 3 कदम पीछे हट गई। उसे डर था कि बाई मिलियो उसे घृणित समझेगी और ल्यूयिन और दाचेन की तरह उसे भी बेकार समझेगी, इसलिए वह अपने चेहरे को हर संभव तरीके से ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाई मिलियो को अपने आधे फटे चेहरे की कोई परवाह नहीं थी। उसने शांत भाव से अपने सामने खड़े लोगों को देखा और पूछा, आप क्या कर सकते हैं? भले ही वे कम क्षमता वाले हों, वे कुछ न कुछ तो कर ही सकते थे। जब तक वे ग्रीन हाउस में उसकी मां की मदद कर सकते थे, वह उन्हें हमेशा अपने सुरक्षित ठिकाने में जगह दे सकती थी। वैसे भी उसने इन लोगों को अपने सुरक्षित ठिकाने में स्वीकार कर लिया था और वे अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर था। क्षमता का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों ने एक दूसरे को देखा। बारी-बारी से उन्होंने बाई मिलियो को अपनी क्षमता दिखाई और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाई मिलियो ने अनुमान लगाया था। ज्यादा से ज्यादा वे केवल दिए गए बीजों को ही अंकुरित कर सकते थे और इन बीजों की उगने की गति बहुत धीमी थी। इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में फसलें उगाने के लिए किया जा सकता था और इसके अलावा फिलहाल वे कुछ और नहीं कर सकते थे। बाई मिलियो ने अपने होंठ सिकुड़े। उसने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा और पूछा, क्या आप सब पर ज़ॉम्बी ने हमला किया था? क्या इसी तरह आप सब जागृत हुए? वो हम पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला नहीं किया था। महिला ने आखिरकार बोलना शुरू किया और जब बाई मिलियो ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और आगे कहा, हमारे परिवार के सदस्यों ने हमला किया था। उन्हें बलि का बकरा चाहिए था, इसलिए उन्होंने हम सबका इस्तेमाल किया। जब उस महिला को याद आया कि उसके पति ने खुद को बचाने के लिए उसे एक ज़ॉम्बी के सामने धकेल दिया था, तो उसकी आंखें लाल हो गईं। दुनिया के अंत से पहले वे दोनों काफी खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे हमेशा साथ रहते थे और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति एक दिन उसे इस तरह छोड़ देगा। उसने न केवल उसे दूर धकेला, बल्कि उसे अकेले दुख सहने के लिए छोड़कर भाग भी गया। उस समय उसे बहुत पछतावा और गुस्सा था और शायद इसी वजह से ईश्वर ने उसे जीवित रहने दिया। हालांकि उसके चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी वह महिला जीवित रहने पर बहुत खुश थी। ये बेहद अफसोस की बात थी कि अपनी जान गंवाने के बावजूद भी वह एक शक्तिशाली क्षमता वाली उपयोगकर्ता के रूप में जागृत नहीं हो सकी, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपना बदला ले लेती। उसके पीछे खड़े होकर उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सच तो यह है कि उन सबको अपने परिवार वालों ने धोखा दिया था। कुछ को उनके माता-पिता, बेटियों या बेटों ने अकेला छोड़ दिया था। कुल मिलाकर वे सब इंसान के स्वार्थ के कारण दुख झेल रहे थे। नोवेलेरो अध्याय 791, लियू जिंगुओ उसे ढूंढने आया। 2 बाई मिलियो ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने भी अपने पिछले जन्म में इसी तरह का कष्ट सहा था। इसलिए उनकी कहानी सुनकर वह शांत तो हुई, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर उसका दिल थोड़ा नर्म भी हो गया।
उसने उनसे कहा, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही आपको कष्ट सहना पड़ा हो। कम से कम आप सबसे कठिन दौर से तो निकल गए, भविष्य में अपने लिए मुसीबत खड़ी करने से बेहतर है कि आप उनके असली चेहरे देख लें। हालांकि ये भयावह यादें लंबे समय तक, शायद हमेशा के लिए, उनकी आत्मा पर अंकित रहेंगी। बाय मिलवे को उम्मीद थी कि ये लोग इन यादों को भूल जाएंगे और इन भयावह यादों को अपनी आत्मा पर हावी होने दिए बिना अपना जीवन जीते रहेंगे। उसे चिंता थी कि ये लोग वास्तव में उन यादों को अपने ऊपर हावी होने देंगे और भविष्य में कष्ट भोगेंगे। बेहतर यही होगा कि वे इन यादों को अपने मन और आत्मा में लंबे समय तक न रहने दें। बाय मिलवे ने उनसे और कोई सवाल नहीं पूछा। वह जानती थी कि इन लोगों ने बहुत कुछ सहा है, इतना ही नहीं, उनमें कोई विशेष कौशल भी नहीं था, जिसके कारण दाचेंगो लुयिन ने उन्हें छोड़ दिया था। शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों का कोई भविष्य नहीं था और वे दोनों अपना समय इनके साथ बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पहले इन्हें प्रशिक्षण केंद्र ले जाओ, मेरे भाई से कहो कि इन्हें क्रिस्टल नाभिक में ऊर्जा एकत्रित करना सिखाए। अगर ये आगे बढ़ सके तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ सके तो भी कोई बात नहीं, बस इन पर नजर रखना। बाय मिलवे ने विकलांग क्षमता वाले लोगों के लिए सब कुछ व्यवस्थित करते हुए कहा। फिलहाल तुम सब ग्रीन हाउस में काम करो, अपनी क्षमताओं का उपयोग करके बीजों को अंकुरित करो, बाकी समय तुम बाकी कमजोर क्षमता वाले लोगों के साथ काम कर सकते हो। बाय मिलवे का इन लोगों को सुरक्षित ठिकाने से बाहर भेजने का कोई इरादा नहीं था। अगर वे रहना चाहते थे तो वे जब तक चाहे रह सकते थे, लेकिन उन्हें काम करना जरूरी था। बाय मिलवे ने क्षमता का उपयोग करने वाले लोगों को उनके कार्यों से निपटने के लिए भेज दिया और आगे उनसे कोई बातचीत नहीं की। खैर, चाहे वे जीवित रहना चाहते थे या नहीं, ये तो उन्हीं पर निर्भर था। हालांकि जैसे ही वह अपने महल की ओर लौटने लगी, उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो शियाओ उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसे दौड़ते हुए देखकर वह भौहें सिकुड़ने लगी। आखिर क्या हो रहा था? शियाओ इस तरह क्यों दौड़ रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मुसीबत उसका इंतजार कर रही हो। बाय मिलवे अपनी चाल रोककर उस आदमी का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में शियाओ आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने तेवर चढ़ाकर उसे देखा। उसने बाय मिलवे की ओर देखा और चिढ़कर कहा, बहन मिलवे, लू जिंगो आपसे मिलने आया था। उसने कहा कि वह आपसे किसी जरूरी बात पर चर्चा करना चाहता है। बाय मिलवे ने जब सुना कि लू जिंगो उससे मिलने आया है तो उसका चेहरा उतर गया। उसे नहीं लगता था कि उस आदमी से बात करने लायक कुछ है, लेकिन चूंकि वह उससे मिलने आया था, इसलिए उसके पास एक नजर डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। लू जिंगो एक शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करने वाला था और फिलहाल वह उसे और अपने बीच कोई दरार पैदा नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब एक ज़ोंबी राजा उसके सुरक्षित ठिकाने पर हमला करने की फिराक में था। वह उससे निपट सकती थी, लेकिन अगर लू जिंगो ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वह उससे बिल्कुल नहीं निपट पाएगी। क्या सच में? हालांकि बाय मिलवे को पता नहीं था कि वह आदमी उसे क्या कहना चाहता है, फिर भी वह तुरंत मुड़ी और शियाओ के पीछे पीछे प्रवेश द्वार तक गई। वह जानना चाहती थी कि वह आदमी उसे क्या कहना चाहता है। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसने लूजिरान को अपने भाई पर चिल्लाते हुए सुना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उत्परिवर्तित कीड़ों से भरे सुरक्षित ठिकाने पर रुकने का फैसला नेता का था। बाय मिलवे इसमें क्या कर सकती है? क्या तुम सचमुच उसे अपने लिए फैसला लेने पर मजबूर करोगे? जब बाय मिलवे ने उस महिला की बात सुनी तो उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। बाय फैन शायद बायजू से संबंधित किसी कारणवश सुरक्षित ठिकाने पर ही रुक गया था और विमान में चढ़ने का मौका चूक गया था, और अब चूंकि फिलहाल कोई बचाव अभियान नहीं चल रहा था, इसलिए लू जिंगो के पास उसे ढूंढने आने के अलावा कोई चारा नहीं था। जाहिर है वह उसे ढूंढने आया था, वह जरूर एक बार फिर उसकी मदद मांगने की सोच रहा होगा। बाय मिलवे ने कुछ नहीं कहा। उसने बस शियाओ से लू शिनरान और लू जिंगो को सुरक्षित ठिकाने के अंदर बुलाने के लिए कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लू जिंगो अपनी बहन से बहुत नाराज था। वह जानता था कि बाइजू के पीछे जाने के कारण वह भी बाई फैन से नाराज थी, लेकिन बाई फैन ने अनगिनत बार उनकी जान बचाई थी। मुसीबत में होने पर वे उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या वे उसकी मदद कर सकते थे, फिर भी उसे मरते हुए देखते रहेंगे? उसने अपनी बहन को घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि नेता बाई ने ही हम दोनों को बचाया है। वही हमारे रक्षक हैं। अगर उन्होंने हमारी जान न बचाई होती तो मुझे यकीन है कि हम अब तक 4-5 बार मर चुके होते। तुम कैसे कह सकती हो कि हमें उनकी इस खतरनाक स्थिति को नजरअंदाज कर देना चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या यह मेरी गलती है? मैंने उसे कितनी बार कहा था कि बाइजू अच्छी औरत नहीं है, लेकिन क्या उसने कभी मेरी बात सुनी? अब जब उसने उसे उस खतरनाक कटे में फंसा लिया है तो किसे दोष दिया जाए? अध्याय 792, बढ़ती हुई मुसीबतें। बाय मिलवे ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहे। उसने आपस में लड़ रहे भाई बहनों को देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहे। हालांकि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लू जिंगो ने उसे देखते ही तुरंत उससे कहा, बाय मिलवे, क्या तुम हमारे नेता की मदद कर सकती हो? क्या तुम उन्हें वापस लाने के लिए बचाव विमान भेज सकती हो? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। जब बाय मिलवे ने उसकी विनती सुनी तो उसने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। वह उनकी लड़ाई से सब कुछ समझ गई थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। पहली बात तो ये कि वे बचाव विमान उसके नहीं थे, उसने उन्हें किसी और से उधार लिया था और उसे उनका इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं था। वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बचाव विमानों को बुला नहीं सकती थी। इसके अलावा संसाधन भी पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने पहले ही मास्टर बाई से बिना किसी कारण के बहुत सारा ईंधन बर्बाद करने को कहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी मदद करने की कृपा की। वह उनकी इस कृपा को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाई फैन के साथ क्या हुआ और वह लहर में कैसे फंस गया, लेकिन उसे लग रहा था कि इसमें बाईजू का कुछ हाथ है। बाई फैन की इस नादानी के लिए वह मास्टर बाई को क्यों परेशान करे? बाई फैन चाहे कितना भी बहादुर हो या उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए कितनी भी मेहनत की हो, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं था। उसने उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। अगर वह आदमी खुद ही उसके प्रयासों को गंभीरता से नहीं लेता तो वह क्या कर सकती थी? बाय मिलवे, क्या तुम सचमुच उसे मरते हुए देखोगी? लू जिंगो को विश्वास नहीं हो रहा था। बाय मिलवे ने उनकी इतनी मदद की थी, अब वह क्यों मना कर रही थी? उसके पास संसाधन थे, इसलिए वह हमेशा उनकी मदद कर सकती थी। क्या ये वाकई जरूरी था? लू जिंगो का चेहरा देखकर बाय मिलवे ने भौहें चढ़ा ली। लू जिंगो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेले ही इतने सारे बचाव विमान जुटा सकती हूँ? ये सारे विमान फॉक्स की मेहरबानी से मिले हैं, जिसने मेरा एहसान माना था।
मेरे पास इतने सारे लोगों को बचाने के लिए इतने सारे सैन्य विमानों का इंतजाम करने के साधन नहीं है। मैंने बाई फैंग को पहले ही बता दिया था। मैंने मजाक नहीं किया था जब मैंने कहा था कि विमान केवल थोड़े समय के लिए ही चलेंगे। तुम मुझे तुम्हारी मदद न कर पाने के लिए दोष नहीं दे सकते। खैर, अगर बाई फैंग अकेला होता तो शायद वह उसे संक्रमित अड्डे से बचाने की कोशिश करती, लेकिन बाइजू के साथ उसे बचाने का तो सवाल ही नहीं था। वह हमेशा बाइजू को मारने के मौके तलाशती रहती थी। बाई फैंग के बाइजू की रक्षा करने की जिद के कारण वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अब जब बाइजू बाई फैंग के साथ संक्रमित सुरक्षित अड्डे में फंसी हुई थी और उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, तो वह इस मुश्किल से हासिल किए गए मौके को क्यों बर्बाद करे। बेहतर होता कि वह औरत मर जाए। और अगर वह बाई फैंग की मदद करना भी चाहती तो वह उन संसाधनों को बर्बाद नहीं कर सकती थी जो उसने हासिल नहीं किए थे। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए था? क्या उसे जाकर मास्टर बाई से फिर से भीख मांगनी चाहिए थी? लेकिन वह बाई फैंग की मूर्खता और बाइजू के स्वार्थ के लिए फॉक्स के सामने अपना सिर क्यों झुकाती? वैसे भी बाई फैंग कोई कमजोर शक्ति वाला योद्धा नहीं था। उसने वज्र शक्ति को जागृत कर लिया था। इस स्थिति में उसके मरने की संभावना बहुत ही कम थी। जब तक वह फिर से बाइजू को अपने इशारों पर न नचाने की मूर्खता न करे, तब तक उनके लिए बचना काफी आसान होगा। बाई मिलुए, क्या तुम सच में इतनी बेरहम हो जाओगी? मुझे पता है कि तुम बाइजू को पसंद नहीं करती। असल में हमारी टीम में भी कोई उसे पसंद नहीं करता। लेकिन लीडर फैंग एक अच्छे इंसान है। उन्हें सुरक्षित अड्डे में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा मतलब है उन्होंने तुम्हारी जान भी कई बार बचाई है ना? और यही एकमात्र कारण है कि मैंने आपके इतने सारे टीम सदस्यों और बचे हुए लोगों को निकालने में उसकी मदद की। लू जिंगो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारना नहीं चाहती, लेकिन मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे विमानन ईंधन की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें अभी लगता है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मैं बस ईंधन स्टेशन जाकर ईंधन की कमी पूरी कर सकती हूँ? बाई मिलुए ने ताना मारा। वह अभी बाई फैंग और उसकी टीम से खुलकर बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे बहुत ही हल्के में ले रहे थे। उसने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी वे और मदद मांग रहे थे। लेकिन लू जिंगो जानता था कि बाई मिलुए की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। वह कुछ कहने ही वाला था कि लू शिनरान ने उसे बीच में ही रोक दिया। भाई, मिलुए बहन सही कह रही हैं। उन्होंने हमारी मदद करने की पूरी कोशिश की है और मेरा मानना है कि बाइजू को कुछ समय के लिए उस खतरनाक सुरक्षित ठिकाने में ही छोड़ देना बेहतर होगा। उस औरत को पता था कि हालात उसके पक्ष में नहीं है, फिर भी उसने नेता फैंग के उसे पहले जाने न देने पर मनमानी करने की हिम्मत की और हंगामा भी किया। इस तरह उसे सच्चाई का एहसास हो जाएगा। जब बाई मिलुए ने उसकी बातें सुनी तो वह हल्की हंसी रोक नहीं पाई। शिनरान, मुझे पता था कि तुम बुरी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बुरी हो। तुम्हें लगता है कि इससे बाइजू जाग उठेगी? मुझे डर है कि इससे वह और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। बाई मिलुए ने होंठ सिकुड़ते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा। वह बाइजू को किसी और से बेहतर जानती थी। बाइजू का समझदार होना, हाँ, ये तो एक ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। नोवेलेरो अध्याय 793, बढ़ती हुई समस्याएं 2। बाई मिलुए को यकीन नहीं था कि बाइजू कभी सबक सीख पाएगी। वह औरत न सिर्फ जिद्दी थी, बल्कि छोटी सोच वाली भी। वह ऐसी थी जो हर किसी को दोष देती थी, खुद को नहीं। बाई मिलुए जानती थी कि अगर गलती उसी की भी होती तो भी वह अपनी वजह से हुई परेशानी के लिए खुद को कभी दोषी नहीं ठहराती, बल्कि वह बाई फैंग को ही दोषी ठहराती कि उसने उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश नहीं की। उसने लू शिनरान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, वरना कौन जाने शायद बाई फैंग सचमुच मर जाए। जाहिर है वह बस इन दोनों को डरा रही थी। बाई फैंग के साथ जियान में थी। अगर उसे भूख भी लगती तो वह उस औरत से कुछ इंतजाम करवा सकता था। पानी की बात करें तो बाई फैंग हमेशा से ही समझदार था। चूंकि उसने पीछे रुकने की हिम्मत की थी तो जाहिर है कि वह मरेगा नहीं। बाई मिलुए, क्या तुम सचमुच नेता फैंग के जीवन मरण को नजरअंदाज करने वाली हो? लू जिंगुओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाई मिलुए इतने महत्वपूर्ण मामले को अनदेखा कर रही है। जाहिर है वे दोनों भाई बहन थे, भले ही उनका आपस में कोई रिश्ता न हो, फिर भी वे खून के रिश्ते से बंधे थे। बाई फैंग ने भी बाई मिलुए की अनगिनत बार मदद की थी और फिर भी वह उसकी दुर्दशा पर आंखें मूंद रही थी। लू जिंगुओ, बोलने से पहले अपनी अंतरात्मा का इस्तेमाल करो। बाई मिलुए का चेहरा उस आदमी को देखते ही ठंडा पड़ गया। ये सच है कि बेई फैंग ने मेरी अनगिनत बार मदद की है, लेकिन मैंने भी उसका एहसान चुकाया है। अगर मैंने उसकी मदद न की होती तो वह आज भी म्याओ म्याओ के हाथों की कठपुतली होता। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो बाइजू को दोष दो। उसी की वजह से बेई फैंग वहां फंसा था। मैं बेई फैंग की बहन हूं, मां नहीं। क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि जब भी वो कोई मूर्खतापूर्ण काम करे मैं उसकी देखभाल करूं? ये सच था कि वह बाई फैंग की ऋणी थी, लेकिन इस बार उसने सब कुछ दांव पर लगाकर उसका कर्ज चुका दिया था। अगर उसे अभी लगता है कि यह काफी नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकती। लू जिंगुओ को अनदेखा करते हुए वह मुड़ी और हवेली की ओर वापस चल पड़ी। उसे अभी भी बहुत चिंता थी। ज़ॉम्बी राजा स्वाभाविक रूप से बाई फैंग को परेशान नहीं करेगा। भले ही वह एक उच्च स्तरीय शक्ति का उपयोग करता हो, वह केवल एक व्यक्ति था। ज़ॉम्बी राजा कभी भी एक शिकार पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। बाई मिलुए को पूरा यकीन था कि वह उन्हें ढूंढने आएगा और उसे तैयारियों में जल्दी करनी होगी। उसके पास लू जिंगुओ के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं था। जब लू जिंगुओ ने उसे जाते देखा तो वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लू शिनरान ने उसे रोक लिया। उसने अपने भाई की ओर देखा, जो अभी भी इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि वे बाई मिलुए का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आह भरी। उसने अपने भाई से कहा, बस करो भाई जिंगुओ, अगर तुम बाई मिलुए पर और दबाव डालोगे तो वह सचमुच हमसे रिश्ता तोड़ लेगी। क्या ये काफी नहीं है कि वह हमारी बात सुनने को तैयार है? वह सही है। उसने हमारी जितनी हो सकती थी उतनी मदद की है, हम उसे और कुछ नहीं मान सकते। एहसान फरामोश मत बनो। लेकिन नेता बहन मिलुए ने आपको मामले की सारी जानकारी दे दी है। अगर हम किसी को दोषी ठहराना चाहें तो सिर्फ बाइजू को ही दोषी ठहरा सकते हैं। वैसे भी नेता मूर्ख नहीं है, वो बच जाएगा। लू जिंगुओ ये जानता था, लेकिन साथ ही वह बाई मिलुए से असंतुष्ट होने से खुद को रोक नहीं सका। वह अकेला नहीं था। बाई मिलुए के प्रति असंतोष की लहर धीरे धीरे सुरक्षित अड्डे में भी बढ़ने लगी थी। सुरक्षित अड्डे के बाहरी इलाके में एक छोटे से बंगले में एक नग्न महिला कॉफी टेबल पर लेटी हुई थी और दो पुरुष उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। यह महिला कोई और नहीं बल्कि मेंगन जी थी।
मेज के चारों ओर बैठे लोग बिना पलक झपकाए ये सब देखते रहे, मानो यह कोई रोज की बात हो। कॉफी टेबल के पास बैठे लोगों में से एक ने सिगार का धुआं एक घूंट भरकर हवा में छोड़ा और बाकी लोगों से कहा, ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? मैंने विशेष क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सुना है। दूसरे सुरक्षित ठिकानों में लोग उनके साथ सम्मान और आदर से पेश आते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विशेष सुविधाएं भी देते हैं। लेकिन हमारा क्या यह सही नहीं है? अगर हम कमजोर क्षमता वाले उपयोगकर्ता होते तो मैं समझ जाता, लेकिन हम नहीं हैं। उनके लिए छोटे मोटे मजदूरों की तरह काम करना ठीक है, क्योंकि वे बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या? हम तो उच्च श्रेणी के हैं। हमें उनके जैसा बर्ताव क्यों मिलना चाहिए? न तो ज्यादा मांस मिलता है, न बढ़िया शराब, न औरतें। हम चाहकर भी औरतों के साथ मौज मस्ती नहीं कर सकते, जब तक कि कोई औरत अपना जिस्म बेचने ना जाए, जैसे वो। क्या हमें ऐसा ही जीवन जीना है? अंततः ये सब बाय मिलवे की वजह से है, क्योंकि एक महिला इस सुरक्षित केंद्र का नेतृत्व कर रही है। उसने हर तरह के बेतुके नियम और कानून बना दिए हैं। उसमें दूरदर्शिता नहीं है। हम आम इंसानों से श्रेष्ठ हैं, जाहिर है नियम बनाने का अधिकार हमारा ही है। महिलाओं का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने में क्या बुराई थी? ये सरासर बकवास है। एक औरत के बाल तो लंबे होते हैं, लेकिन ज्ञान कम। जाहिर है वह बेवकूफी भरे नियम ही बनाएगी। ये सोचना कि वह सचमुच चाहती है कि हम क्रिस्टल नाविक के बदले काम करें, गलत है। इतना तो काफी है कि हम यहाँ रहने को तैयार हैं, हम उसके लिए काम क्यों करें? आज तो उसने उन अपाहिजों को भी अपने सुरक्षित ठिकाने में पनाह दे दी। इन बोझों को सुरक्षित ठिकाने में लाने का क्या मतलब था? ये तो उन्हें और नीचे ही गिराएंगे। जब समय था तब तो उसे इन्हें मार ही डालना चाहिए था। अगर इस सुरक्षित ठिकाने में सब कुछ न होता तो मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता। अध्याय 794, एक घिनौना राक्षस। ये सब इसलिए है क्योंकि महिलाओं को नेतृत्व करना नहीं आता। यूं म्याओ म्याओ को ही देख लीजिए, उनका दिल कितना अच्छा था, फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। क्या यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सुरक्षित आधार का नेतृत्व करना नहीं आता था? केवल पुरुष ही अपने नेतृत्व से गौरव प्राप्त कर सकते हैं। जो महिला अपने बच्चे के पिता से शादी करने से पहले ही गर्भवती हो गई, उसे क्या पता होगा? अगर बाय मिलवे को इन लोगों की सच्चाई पता होती तो वह उन्हें सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकाल देती। बेहतर यही था कि उत्परिवर्तित कीड़े इन आदमियों को खा जाएं, इससे पहले कि वे उसके लिए और भी मुसीबत खड़ी करें। हम बाय मिलवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि हम बाय मिलवे को हरा सकते हैं? उस औरत के पास तो बहुत सारे मर्द हैं। अगर हमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो वो मर्द हमें एक पल भी बर्बाद किए बिना सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकाल देंगे। हंसने वाला वही आदमी था जो मेनगंजी के साथ मजे कर रहा था। उसने अपना काम पूरा करने के बाद उसे बाहर निकाला और सोफे पर बैठने से पहले वापस चला गया। जैसे ही वह बैठा, एक और आदमी सोफे से उठा और मेनगंजी के कपड़े फाड़ दिए, उसे पूरी तरह नग्न कर दिया और फिर अपना लिंग उसके अंदर डाल दिया। यह आदमी बिल्कुल भी नर्म नहीं था और मेनगंजी के साथ बुरा बर्ताव करता था। जब उसने देखा कि वह कितनी बेकाबू हो गई है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसके बाल खींच लिए। छोटी कुतिया, लगता है तू बहुत सारे मर्दों के साथ सो चुकी है। बस इसे देख ले, तेरा शरीर कितना ढीला हो गया है। चलो कुछ आवाज निकालो। बिना किसी रोमांच के ये सब करने का क्या फायदा? आवाज कम करो, उनमें से एक आदमी ने चेहरे पर शिकन लिए कहा। अगर बाहर से किसी ने उसकी चीखें सुनी तो वे शोर के स्रोत को ढूंढने जरूर आएंगे। कुछ लोगों को चिंता थी कि मेनगंजी गश्ती क्षमता का उपयोग करने वालों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यदि यह मामला बाय मिलवे के सामने उठाया गया तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि उन्हें सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकाल दिया जाएगा। डर क्यों रही हो? मेनगंजी को प्रताड़ित कर रहे उस आदमी ने कहा। ये कुतिया अपनी मर्जी से हमारे पास आई है, हमने इसे जबरदस्ती नहीं की। अगर हद से ज्यादा बिगड़ना हुआ तो हम इस औरत से खुद ये बात कबूल करवा लेंगे। वैसे भी ये पहली नहीं है जिसने मुट्ठी भर चावल के लिए खुद को वेश्यावृत्ति में बेच लिया है ना कमीनी? दरअसल मेनगंजी खुद ही उनके दरवाजे पर आई थी। उसे भूख से मरने का डर था और क्योंकि उसकी शक्ति जागृत नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास खुद को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह कुछ किलो चावल और मुर्गी के बदले शक्तिशाली शक्तियों वाले लोगों की सेवा करती थी। मेनगंजी को पूरा भरोसा था कि जब तक उसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसे अपने साथ रखने को तैयार हो, वह जीवित रह पाएगी। इसलिए इन शक्ति संपन्न पुरुषों को उसे मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब भी उसका भोजन समाप्त हो जाता, वह स्वयं पहल करके उनकी सेवा करती। तो क्या हुआ अगर इन पुरुषों ने उसे सताया? तो क्या हुआ अगर वह महज एक वेश्या बनकर रह गई? इस दुनिया में शक्तिहीन महिलाओं के पास अपने शरीर को पुरुषों की सेवा में लगाने और बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका था। अगर यह अपमानजनक था तो क्या हुआ? लेकिन मन ही मन वह मेन सुई से नफरत करती थी। अगर उस औरत ने उसे और मेन किबाऊ को अपने साथ आने दिया होता तो उसे कभी भी इस तरह पुरुषों की सेवा नहीं करनी पड़ती। वह आराम से जीवन जी सकती थी। अगर उसे दोबारा मौका मिलता तो वह उन दोनों बहनों से जरूर बदला लेती। लेकिन अभी के लिए उसने उस आदमी के आदेश का पालन किया और जोर जोर से आहें भरने लगी, मानो उसे बहुत मजा आ रहा हो। क्योंकि ये बातें बाय मिलवे से छिपी हुई थी, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सुरक्षित अड्डे की तंग और अंधेरी गलियों में क्या चल रहा है। आखिरकार उसकी शक्ति सीमित थी और वह सुरक्षित अड्डे के हर छोटे कोने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती थी। इस समय वह अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे पर देना चाहती थी। बाय मिलवे ने अपने सामने स्क्रीन पर नजर डाली। आसपास के बदलावों को देखकर उसकी आंखें झपक गईं और वह समझ गई कि ज़ॉम्बी किंग को उनके सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने शेन जेन की ओर देखा, जो मानो अपने विचारों में खोई हुई थी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? तुम ऐसा दिखावा कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। शेन जेन ने अपनी किताब बंद की और सिर उठाकर बाय मिलवे की ओर देखा। बाय मिलवे ने कंधे उचकाए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत सारी चीजों से निपटने में व्यस्त रही हूँ। आप जानते ही हैं कि मैं पहले से ही उत्परिवर्तित कीड़ों और अन्य समस्याओं से निपट रही हूँ। मैं गर्भवती हूँ, शेन जेन ने आह भरते हुए कहा। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है, इसलिए आप ही किसी को मत बताना। यू भी नहीं, बाय मिलवे ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। खासकर वह। लेकिन क्यों? गर्भाशय की हालत ठीक नहीं लग रही है, शेन जेन ने चिंता भरी नजरों से जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से मुझे रक्तस्राव हो रहा है। मुझे डर है कि बच्चा शायद जीवित न रह पाए। उसने अपने हाथों में पकड़ी किताब को अपने सामने मेज पर रख दिया और भावहीन होकर बोली, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने उन महिलाओं से कहा जो अपने बच्चों को खोने वाली थी, तो मेरी बातें कितनी बेरहम लग रही थी। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि ऐसे समय में कमजोर भ्रूण का अपने आप गर्भपात हो जाना कोई गलत बात नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे योग्य है वही जीवित रहता है। अब जब मैं खुद उन्हीं जैसी स्थिति में हूँ, तब मुझे एहसास हुआ कि इस कमजोर भ्रूण को अपने शरीर से जाते हुए देखना मेरे लिए कितना दुखद है। नोवेलेरो।
अध्याय 795 एक घिनौना राक्षस प्रकट हुआ। 2 शेन झेन की बातें सुनकर बाई मिंगवे ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने थोड़ा सोचा और धीमी आवाज में कहा, मैं भ्रूण संरक्षण की दवा का इंतजाम करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। सुरक्षित ठिकाने में दवा न होने पर भी वह अदला बदली प्रणाली का इस्तेमाल करके दवा का इंतजाम कर सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शेन झेन ने अपना सिर हिला दिया। उसने अपने होठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और उदास स्वर में बोली, अगर मैं किसी दूसरी औरत से कहूं कि वह अपने बच्चे को छोड़ दे, जबकि मैं खुद अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूं, तो मैं कितनी पाखंडी लगूंगी। बाई मिंगवे, ये दुनिया योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर चलती है। अगर इस बच्चे का जन्म होना तय नहीं है, तो इसे बचाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये बात सबसे बेहतर जानती हूँ कि एक कमजोर भ्रूण इस दुनिया में कभी जीवित नहीं रह सकता। उसने गहरी सांस ली और आगे बोली, बड़े नुकसान से बेहतर है कि मैं थोड़े समय का नुकसान सह लूं। अगर मैं इस बच्चे को बचा लूं और वह किसी शक्ति का उपयोग करने वाला न बन पाए तो क्या होगा? एक कमजोर भ्रूण के जागृत होने की संभावना और भी कम होगी। शेन झेन स्वयं एक डॉक्टर थी और वह जानती थी कि वह इस समय किस तरह की दुनिया में जी रही है। अगर वह एक कमजोर भ्रूण को गर्भ में रखने की हिम्मत करती, तो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा कष्ट उन्हें ही सहना पड़ता। मैं समझती हूँ, बाई मिंगवे के पास इन 2 शब्दों के अलावा और कुछ नहीं सूझा। वह जानती थी कि शेन झेन का निर्णय एक डॉक्टर के रूप में बिल्कुल सही था, लेकिन एक मां होने के नाते उसे उसके लिए बहुत दुख हुआ। वह सही थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद शेन झेन ने गहरी सांस छोड़ी। बाई मिंगवे, क्या तुम जानती हो, मुझे तुमसे सच में ईर्ष्या होती है। मुझसे? बाई मिंगवे ने भौहें चढ़ाकर अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा। उसे नहीं लगता था कि उसके हाथों में ऐसा कुछ है जिससे शेन झेन उससे ईर्ष्या करे। हाँ, शेन झेन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। जब से तुम्हें इस बच्चे के अस्तित्व के बारे में पता चला है, तब से तुम इसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। शायद तुम्हारे इसी दृढ़ संकल्प के कारण स्वर्ग ने भी तुम्हें अपने बच्चे को अपने पास रखने की शक्ति दी। बाई मिंगवे दुनिया के अंत से पहले ही जागृत हो गई थी, जिससे उसके शरीर का हर तरह का विकास हुआ और गर्भ में पल रहे भ्रूण को स्थिर होने में मदद मिली। उसके विपरीत उसके पास ऐसी कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं थी जो उसे बच्चे को स्थिर करने में मदद कर सके। डॉक्टर शेन, अगर आपको परेशानी हो रही है, तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। ये दुनिया का अंत नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, लोगों के शरीर में कभी भी बदलाव आ सकता है। बाई मिंगवे शेन झेन की दुर्दशा समझ गई थी। गर्भवती होने का पता चलने के बाद खून देखकर वह महिला निश्चित रूप से बहुत दुखी होगी। आखिर अगर किसी महिला को पता चले कि उसका बच्चा मरने वाला है, तो वह हर कीमत पर गर्भावस्था को बचाने की कोशिश करेगी। चाहे इसका मतलब सब कुछ त्याग देना ही क्यों न हो। बाई मिंगवे जानती थी कि शेन झेन को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि सारे संसाधन खर्च करने के बाद भी कहीं बच्चा खो न जाए। लेकिन अब दुनिया का अंत होने वाला था और इंसानी शरीर लगातार बदलते रहते थे। बच्चा जागेगा या नहीं, यह उस समय की परिस्थितियों और हालात पर निर्भर करता था। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि कमजोर बच्चा कभी जाग ही नहीं पाएगा। बस मौजूदा हालात की वजह से ही सबको लगता था कि यह मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह भविष्य में कोई कमजोर बच्चा बदल जाए और अपनी क्षमता को पहचान ले तो भविष्य की यही खूबसूरती थी। ये रहस्यों के साथ साथ आशाओं से भी भरा हुआ था। उसने अपने विचार शेन झेन को बताए। वह नहीं चाहती थी कि शेन झेन को सिर्फ इसलिए पछतावा हो कि उसने पर्याप्त प्रयास नहीं किया। अगर आप बच्चे को अपने पास रखना चाहती हैं, तो मुझे बताइए, मैं उसे सुरक्षित रखने के लिए दवा का इंतजाम कर दूंगी। मुझे पता है कि आपको ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन भले ही यह सुनने में कितना भी क्रूर लगे, आपके पास अपने बच्चे को अपने पास रखने के संसाधन हैं और जिन्हें आप बच्चे को सौंपने के लिए कह रही हैं, उनके पास नहीं है। जब बाई मिंगवे ने देखा कि शेन झेन चुप हो गई है, तो उसने उसके कंधे पर थपथपाया। उसने उसे मौन ही हिम्मत दी और फिर अपना बड़ा पेट पकड़े हुए बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। शेन झेन को अकेला छोड़ देना ही बेहतर था। कम से कम अकेले रहने पर शेन झेन कोई फैसला तो ले पाएगी। अगर वह इस मामले पर अनगिनत लोगों से चर्चा करती, तो उसे तरह तरह के सुझाव मिलते। उसके लिए कुछ समय अकेले रहना और कोई निर्णय लेना बेहतर था। बाई मिंगवे निगरानी मीनार पर लौट आई। उत्परिवर्तित कीड़ों के एक बार फिर हमला करने का समय आ गया था। ज़ॉम्बी राजा शायद लाशों की लहर को अपने पीछे आने के लिए तैयार कर रहा था, इसलिए उन्हें यहाँ तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। लेकिन उत्परिवर्तित कीड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। तैयार रहो, बाई मिंगवे ने निगरानी चौकी पर पहरा दे रहे क्षमता संपन्न लोगों से कहा। जब शक्ति का प्रयोग करने वालों ने बाई मिंगवे को इतने गंभीर रूप में देखा, तो वे भी घबराकर गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उनका इंतजार कर रही हो। वाकई एक भिनभिनाहट की आवाज आई, इतनी भयानक आवाज कि उनके दिल कांप गए। पहले तो वे समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने एक विकृत आकृति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसके हजारों बल्कि लाखों छोटे छोटे सिर हों। 2 बड़े पंख आपस में टकरा रहे थे, जिससे ऐसी भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी कि धरती कांप उठी। अपने सुरक्षित ठिकाने की ओर उड़ते हुए उसके शरीर से खून टपक रहा था। ये क्या बकवास है? एक उत्परिवर्तित कीड़ा और क्या? बाई मिंगवे ने शांत भाव से उस व्यक्ति को उत्तर दिया। नोवेलेरो अध्याय 796 दिगंगती वफादारी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पहरेदार चौंक कर मुड़ गए। उन्होंने अपने सामने उस भयानक जीव को देखा और उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर मिली हो। ये जीव एक विकृत कीड़ा था। यह एक विकृत कीड़ा कैसे हो सकता है? वे जानते थे कि ये कीड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े कब से हो गए? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर एक बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। क्या देख रहे हो? बाई मिंगवे ने अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर देखा। सुरक्षा और रक्षा केंद्र को सूचित करो। उनसे फेरोमोन की आवृत्ति बढ़ाने के लिए कहो। इस उत्परिवर्तित कीट से निपटने के लिए सामान्य आवृत्ति पर्याप्त नहीं थी। आवृत्ति बढ़ाना बेहतर था।
पहरेदारों ने सिर हिलाया और फिर सुरक्षा दल को सतर्क करने के लिए निगरानी मीनार से नीचे उतर गए। उन दोनों ने कई उत्परिवर्तित कीड़े देखे थे, लेकिन इस एक ने सचमुच उनके विश्व दृष्टिकोण को बदल दिया था। ये उत्परिवर्तित कीड़े एक छोटे पहाड़ जितने बड़े थे और उन्हें इनसे निपटने का कोई तरीका निकालना था, इससे पहले कि उनका भोजन बन जाए। बाई मिलियो ने पीछे मुड़कर उस विकृत कीड़े को देखा। जैसे ही उसने उस चीज को पास आते देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, ऐसा लग रहा था जैसे शोधकर्ता वो एक बार फिर सक्रिय हो गया हो। ये चीज उसके हस्तक्षेप के बिना प्रकट नहीं हो सकती थी। चूंकि यह प्रकट हुआ है, इसलिए उस आदमी का इसमें जरूर हाथ है। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। खैर, वह उस आदमी को कब से ढूंढ रही थी, किसने सोचा होगा कि वह उसके बिना निकले ही प्रकट हो जाएगा। जैसे ही परिवर्तित कीड़ा पास आया, बाई मिलियो सोचने लगी कि क्या उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग उस पर करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, कीड़े की बिनबिनाहट बंद हो गई और वह धीरे-धीरे मुड़ने लगा। पर कीड़ा आकार में बहुत बड़ा था और उसकी गति बहुत धीमी थी। हवा में बढ़ती आवृत्ति के कारण एक बेचैन कर देने वाली बिनबिनाहट उत्पन्न हुई। कीड़े ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका आकार ही उसके लिए बाधा बन गया। बाई मिलियो कीड़े को देखती रही। पहले तो उसे लगा कि आवृत्ति के कारण ही उसका भागना मुश्किल हो रहा है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कीड़ा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। सड़ा हुआ और काला खून चारों ओर फैल गया और बाई मिलियो ने राहत की सांस ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने कोई गलती नहीं की। बाई मिलियो ने ठंडे स्वर में फर्श पर पड़े अवशेषों को देखा, फिर मुड़कर पहरेदार मीनार से बाहर चली गई। जब वह हवेली लौटी, तो उसने शेन को उसी स्थिति में बैठे पाया, जिस स्थिति में उसने उसे छोड़ा था। उसने देखा कि वह अभी भी अपने विचारों में डूबी हुई है और उसने आह भरी। वह उसके पास गई और उसके कंधे पर थपथपाया। उसने शेन से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बच्चे को लेकर चिंतित हो, लेकिन क्या तुम्हें ये बात ल्यू को नहीं बतानी चाहिए? मुझे पता है कि मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं ये बात लेकियान से छिपाना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह से उसने बच्चे और मुझे बचाने की कोशिश की, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसे एक मौका देना चाहिए। बाई मिलियो को उसकी वजह समझ में आ गई और यह भी समझ में आ गया कि वह ल्यू को बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताना चाहती थी। बच्चा मानसिक रूप से अस्थिर था और इस बात की पूरी संभावना थी कि वह जीवित न रह पाए। शेन शायद ल्यू को इस सच्चाई से दूर रखना चाहती थी ताकि वह इस दुख और शोक से बच सके, लेकिन बच्चे के पिता होने के नाते ल्यू को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार था। इसके अलावा, अगर शेन इस बच्चे को जीवित रहने के योग्य न समझकर उसकी देखभाल करती और ल्यू को सच्चाई पता चल जाती, तो उन दोनों के बीच बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। बाई मिलियो स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं चाहती थी। बाई मिलियो ने शेन को सच नहीं बताया। ल्यू अनाथ था और स्वाभाविक रूप से वही परिवार बसाने की इच्छा रखता था, क्योंकि उसे डर था कि शेन सोचेगी कि वह उसे कोई ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रही है जो वह नहीं लेना चाहता। हालांकि बाई मिलियो को उम्मीद थी कि शेन कोई भी निर्णय लेने से पहले सब बातों पर विचार करेगी, अन्यथा उसके लिए अंतहीन मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। शेन ने मानो उसकी बात नहीं सुनी। वह क्षितिज की ओर देख रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया जैसे उसने बाई मिलियो की बात सुन ली हो। ये देखकर कि महिला का ध्यान बातचीत में नहीं है, बाई मिलियो ने कुछ नहीं कहा। वह बस चली गई, क्योंकि महिला इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, वह उसे बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी। बाई मिलियो अध्ययन कक्ष में लौट आए और साधना करने लगी। सुरक्षा केंद्र में अलार्म अभी भी बज रहा था, जो सबको बता रहा था कि बाहर का माहौल खतरनाक है। स्थिति को देखते हुए कई शक्ति उपयोगकर्ता निगरानी मीनारों की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन कई लोग अपने घरों के अंदर छिपे रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे पकड़े जाएंगे और लड़ाई के लिए मैदान में घसीटे जाएंगे। वैसे भी बाई सुरक्षा केंद्र के प्रति उन्हें कोई वफादारी नहीं थी, तो वे अपनी जान क्यों खतरे में डालते? बाई मिलियो को इन सब बातों की जानकारी थी, लेकिन उसने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि ये सभी सुरक्षित ठिकाने को छोड़कर राजधानी जाने की योजना बना रहे थे। ज्यादा से ज्यादा वे राजधानी जाने से पहले कुछ समय के लिए सुरक्षित ठिकाने पर रहना चाहते थे। वे उसके प्रति वफादारी की शपथ नहीं लेना चाहते थे, और वह भी इतनी आलसी थी कि इन पर ध्यान नहीं देती थी। सुरक्षित ठिकाने में वे जो भी कर रहे हों, जब तक वे उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करते, उसका उन्हें वफादारी की शपथ दिलाने का कोई इरादा नहीं था। नोवेलेरो आ अध्याय 797 भोजन के लिए संघर्ष। बाई मिलियो का ऐसा कोई व्यर्थ काम करने का इरादा नहीं था। जब इन लोगों का उसके प्रति वफादारी दिखाने का कोई इरादा ही नहीं था, तो वह अपना समय क्यों बर्बाद करती? उसने आंखें बंद कर ली और बाहर की बातों की परवाह किए बिना ध्यान में लीन हो गई। अगर कुछ हुआ तो उसके भाई संभाल लेंगे। लेकिन ध्यान में पूरी तरह डूबने से पहले ही उसने अपने अध्ययन कक्ष के बाहर किसी के चीखने चिल्लाने और शोर मचाने की आवाज सुनी। उसने भौहें सिकुड़ी और आंखें खोली, तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आओ, बाई मिलियो ने कहा, और बिखरे बालों वाली एक महिला एक हठी-कट्टे आदमी के साथ उसके अध्ययन कक्ष में घुस गई। उसने शियाओबू को देखा, जो एक महिला को उसकी बांह से खींच रहा था, और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। क्या हो रहा है? इससे पहले कि वह आदमी कुछ कह पाता, महिला आगे बढ़ी और बाई मिलियो के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। बाई मिलियो, मुझे बचाओ, मुझे परेशान किया जा रहा है। कृपया मुझे बचाओ, यह आदमी मुझे तंग कर रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? शियाओबू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी गर्दन में एक नस फटने लगी। वह आगे बढ़ा और बाई मिलियो के सामने घुटनों के बल बैठी महिला की ओर इशारा करते हुए बाई मिलियो से बोला, मालिक, मैंने अभी इस महिला को कुछ शक्ति उपयोगकर्ताओं के घर से बाहर आते देखा। मैं बस उससे पूछना चाहता था कि वह वहां क्या कर रही थी, क्योंकि वह अजीब तरह से चल रही थी। उसके शब्दों को सुनकर महिला का चेहरा लाल हो गया। उसने गर्दन अकड़ ली और फिर शियाओबू को घूरते हुए तीखी आवाज में बोली, शिया जनिया और उसके पीछे चलने वाली दूसरी औरतें जब चाहे मर्दों के साथ आ जा सकती हैं। तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो, उनसे क्यों नहीं? आखिरकार उस औरत ने अपना सिर उठाया और कमरे की तेज चकाचौंध भरी रोशनी में बाई मिलियो उसका चेहरा आसानी से देख पाई। जब उसने देखा कि वह कौन है, तो उसका चेहरा सिकुड़ गया। बाई मिलियो धीरे धीरे उस तकिए से उठी जिस पर वह बैठी थी और उस औरत के पास गई।
उसने उस औरत को एक बार फिर देखा और हैरानी से बोली, मेनगंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था? क्या मेनगांजी अभी भी अपने सुरक्षित ठिकाने में थी? बाई मिंगवे को अच्छी तरह याद था कि उसने मेन भाई बहनों से कहा था कि वह इस महिला को सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकालना चाहती है। दोनों सहमत हो गए थे, तो मेनगांजी अभी भी इस सुरक्षित ठिकाने में क्या कर रही थी? बाई मिंगवे को दोनों भाई बहनों पर कोई शक नहीं था, क्योंकि वे उसके प्रति वफादार थे, लेकिन मेनगांजी की मौजूदगी ने उसके मन में एक कड़वाहट पैदा कर दी थी। मेनगांजी का चेहरा सख्त हो गया, उसे वाकई जाना था। मेन सुई ने उसे कहा था कि उसे सुरक्षित ठिकाने से जल्द निकल जाना चाहिए। इसके बाद मेनगांजी के उसे अकेले छोड़कर जाने की उसे कोई परवाह नहीं थी। अंत में वह बस कमर सीधी करके बोली, बाई मिंगवे, बाहर इतने सारे विकृत कीड़े हैं, मैं सुरक्षित ठिकाने को छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? कृपया मुझे कुछ और दिन रुकने दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी, वादा करती हूँ। फिर उसने विषय बदल दिया। खैर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह आदमी मुझे तंग कर रहा है। वह मुझे काफी समय से निशाना बना रहा है, मैं उसे कभी-कभी मुझे घूरते हुए देखती हूँ। मेनगंजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि ध्यान उन पर नहीं बल्कि शियाओ पर था, जो विशेष रूप से उन पर नजर रख रहा था। ये सुनकर बाई मिंगवे ने शियाओ की ओर मुड़कर देखा और अपनी भौहें चढ़ा ली। ये देखकर शियाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बकवास, जियाओ ने गुस्से से कहा, मैं तुम पर कब से ध्यान देने लगी, क्या इसलिए नहीं कि तुम्हारा व्यवहार दिन ब दिन संदिग्ध होता जा रहा है? तुम्हें किसने कहा कि तुम कई आदमियों के घरों में जाओ और फिर निकल जाओ? भले ही मैं तुम पर ध्यान न देना चाहूं, मुझे मजबूरी में देना ही पड़ेगा। तुम्हें इतना संदिग्ध होने के लिए किसने कहा? मैंने तुम्हें कब धमकाया? तुम्हें उस स्टेशन में रहना चाहिए जहां बाकी बचावकर्मी ठहरे हुए हैं। इतनी देर रात तुम क्यों घूम रहे हो? मुझे लगा कि तुम सुरक्षित अड्डे में रक्षा उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। शाओ लगभग चिल्ला ही पड़ा था कि कहीं उसे ही परेशान तो नहीं किया जा रहा। ये किस तरह के आरोप थे? अगर बाई मिंगवे को उस पर एक महिला को परेशान करने का शक होने लगा, तो वो सुरक्षित ठिकाने में कैसे रह पाएगा? मैंने ऐसा नहीं किया, बाहर इतने सारे विकृत कीड़े हैं, अगर मैंने सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की, तो मेरा क्या होगा? मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगी। हालांकि वह बाई मिंगवे से नफरत करती थी और उसकी इतनी अच्छी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन मेनगांजी मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि वह सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बाई मिंगवे एक विशेष क्षमता वाली महिला थी और उसकी रक्षा कई अन्य विशेष क्षमता वाले लोग भी कर रहे थे। अगर उसने सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी की, तो भले ही वो सुरक्षित अड्डे में अफरा तफरी मचाने में कामयाब हो जाए, बाई मिंगवे को कोई नुकसान नहीं होगा। वह ऐसा कुछ क्यों करेगी जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है? मेनगांजी कभी ऐसा कुछ नहीं करती जिससे उसे खुद को नुकसान पहुंचे। वह अपने मन से शक को जल्द से जल्द दूर करना चाहती थी। अगर बाई मिंगवे को यकीन हो जाता कि उसने वाकई कुछ गलत किया है, तो वह उसे सुरक्षित ठिकाने से बाहर निकालने में एक पल भी बर्बाद नहीं करती। क्या यह आदमी उसे जान से मारना चाहता था? उसने अपना सिर नीचे झुकाया और शर्मिंदा स्वर में बोली, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ और न ही किसी को नुकसान पहुंचा रही हूँ, मैं तो बस अपने लिए कुछ खाना कमाने की कोशिश कर रही थी। बाई मिंगवे ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, खाना परोसने वाली टीम तो सिर्फ दोपहर और शाम को ही खाना पहुंचाती और परोसती है, तुम रात में इधर-उधर क्यों घूम रहे हो? नोवेलेरो अध्याय 798 विकृत सोच। बाई मिंगवे ने उस महिला पर एक नजर डाली और उसके शरीर पर कई निशान देखकर मन ही मन चिढ़ गई। उस महिला की त्वचा पर इतने सारे घाव और प्रेम निशान देखने के बाद भला उसके लिए क्या समझना बाकी था? तुम खुद को बेच रही हो? बाई मिंगवे ने बिना किसी झिझक के पूछा, जिससे मेनगांजी शर्म से सिर झुका बैठी। उसे सबसे ज्यादा नफरत किस बात से थी? बाई मिंगवे द्वारा नीचा दिखाया जाना। लेकिन मेनगांजी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आसमान इतना अन्यायपूर्ण क्यों है। बाई मिंगवे जैसी शातिर और चालाक औरत इतनी शक्तिशाली शक्ति की मालिक कैसे बन गई, जबकि वह खुद अपनी क्षमताओं को जगा भी नहीं पाई थी? हाँ, मैं ही हूँ। मेनगांजी जानती थी कि सच छिपाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने अपनी स्कर्ट में उंगलियां फंसाई और फिर बाई मिंगवे को सच बता दिया। ऐसा नहीं था कि वह सच स्वीकार नहीं करना चाहती थी, आखिर सच स्वीकार करने में शर्म की कोई बात नहीं थी। ऐसी अनगिनत औरतें थीं जो इसी तरह अपना पेट पाल रही थीं। लेकिन उसके सामने जो थी, वह बहुत मायने रखती थी, और इस बार उसके सामने बाई मिंगवे थी। भला उसे शर्म क्यों नहीं आती? इसके अलावा बाई मिंगवे द्वारा दिया जाने वाला भोजन केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो उसके लिए काम करने को तैयार थे। मेनगांजी को ये काम बहुत कठिन लगते थे। भला वो काम करने को तैयार कैसे हो सकती थी? उसके लिए आराम करना और शांति से जीवन जीने का कोई तरीका ढूंढना ही बेहतर था। वैसे भी वो एक औरत थी, और भला एक औरत को इतनी मेहनत करने की चिंता क्यों होती? इतना ही नहीं, वो पुरुषों की इस बात से भी सहमत थी कि बाई मिंगवे एक घटिया नेता थी। उसे यह नहीं पता था कि विशेष क्षमताओं वाले लोगों का दिल कैसे जीता जाए, और उसने उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं दिया। इसके अलावा उसका सुरक्षित ठिकाना पुराने ठिकाने के बहुत करीब था। इस सुरक्षित ठिकाने पर तरह तरह के विकृत कीड़े और लाशों का सैलाब उमड़ रहा था, इसलिए बेहतर यही था कि वह मुसीबत बढ़ने से पहले ही इस जगह को छोड़ दे। इसलिए मेनगांजी ने एक योजना बनाई। वह सामान इकट्ठा करके फिर वहां से निकल जाएगी। बेशक उसे मेन भाई बहनों को अपने पीछे लाने का भी कोई तरीका ढूंढना था। अकेले होने पर उसे तंग किया जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ दो अलौकिक क्षमताओं वाले लोग हों तो वे पुरुष उसे कुछ सम्मान देंगे। बाई मिंगवे जानती थी कि वह औरत क्या सोच रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसे कोई रियायत नहीं दी। उसने चिड़चिड़े स्वर में कहा, ठीक है मेनगांजी, मैं तुमसे न तो काम करने को कहूंगी और न ही सुरक्षित अड्डे में रहने को। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम हमेशा यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम अपना जिस्म बेचना चाहती हो तो मुझे खेद है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मेरी बात ध्यान से सुनो, सुरक्षित अड्डे में किसी भी औरत को अपना जिस्म बेचने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि शी जिन्युए को भी इसकी इजाजत नहीं थी। इसलिए यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती बरत रहा हूँ या तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिसे सार्थक माना जा सके। चूंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि तुम किसी दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राजधानी की सुरक्षित ठिकाने पर तुम अपनी मर्जी से अपना शरीर बेच सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। बाई मिंगवे सुरक्षित क्षेत्र में रेड लाइट एरिया खोलना नहीं चाहती थी, और वह मेनगांजी जैसी उन महिलाओं से भी सहमत नहीं थी जो अपना शरीर बेचना चाहती थी। यह एक आसान रास्ता था और वह इससे सहमत नहीं थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने हाथ हिलाकर शियाओ से मेनगांजी को अपने अध्ययन कक्ष से बाहर भेजने का अनुरोध किया। उसे अभी भी साधना करनी थी और बाई मिंगवे मेनगांजी के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शियाओ ने बिना देखे ही मेनगांजी को तुरंत कमरे से बाहर भेज दिया। ये औरत कितनी बुरी थी। उसने झूठ भी बोला कि वह उसे तंग कर रहा था।
उसने तुरंत उसे अध्ययन कक्ष से बाहर निकाल दिया। कमरे से बाहर निकाली गई मेंगंजी एक बेजान कठपुतली की तरह थी। बाई मेयुए ने जिस तरह से उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा था, उसे याद करके वह अपमानित और थकी हुई महसूस कर रही थी। उस औरत को उसे नीचा दिखाने का क्या हक था? क्या वह सोचती थी कि सुरक्षित अड्डे की नेता बनने मात्र से वह बड़ी हस्ती बन गई है? क्या उसे सच भी पता था? वे लोग तो उसे गंभीरता से लेते तक नहीं थे और वह इतना घमंड दिखा रही थी। खुद को बेचने के बारे में क्या? जब तक उसका पेट भरा है, किसे परवाह है? अगर वह अपना शरीर बेचना बंद कर दे, तो वह क्या करेगी? वह अपना गुजारा कैसे करेगी? बाई मेयुए के लिए तो सब आसान था। उस औरत को एक आदमी सुरक्षा दे रहा था, वो बिना कुछ किए आसानी से अपना गुजारा कर सकती थी। उसे बस उस आदमी को देखकर मुस्कुराना होता था और सब कुछ अपने आप उसकी झोली में आ जाता था। लेकिन वो अलग थी, उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। भला वो चमड़ी का धंधा कैसे छोड़ सकती थी? फिर उसने उन आदमियों की बातों पर गौर किया। वे सब मेन सुई सुई और मेन के बाव की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। इतना ही नहीं, वे सब जानते थे कि वे दोनों बाई मेयुए के करीब थी। वे उन दोनों को अपने शरीर के नीचे दबाना चाहते थे ताकि बाई मेयुए के चेहरे पर पैर रखकर उन्हें अच्छा महसूस हो। अगर वह मेन सुई सुई और मेन के बाव को उन आदमियों के साथ जाने और उनकी सेवा करने के लिए मना लेती, तो उसे उनके पीछे छूट जाने की चिंता नहीं रहती। वे उसे जरूर अपने साथ ले जाते, भले ही उसका सारा आकर्षण खो गया होता। ये सोचकर मेंगंजी ने बाई मेयुए की धमकियों पर ध्यान नहीं दिया और मेन सुई सुई को ढूंढने चली गई। अध्याय 799 विकृत सोच 2। मेन सुई सुई अब हवेली में असहाय राजकुमारी की तरह नहीं रहती थी। जागृति के बाद से ही वह मोर्चे पर जाकर क्रिस्टल नाविक इकट्ठा करने के लिए ज़ॉम्बीज़ को मारती थी। बाई मेयुए ने उसे साधना सिखाई थी और अब वह जरा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उत्परिवर्तित कीड़ों के एक और हमले की खबर मिलते ही वह स्थिति का जायजा लेने के लिए द्वार पर गई। मेंगंजी जब मेन सुई सुई के घर पहुंची तो उसने पाया कि वह घर पर नहीं थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे न तो मेन सुई सुई और न ही मेन के बाव घर पर थी। ये देखकर मेंगंजी ने भौहें सिकुड़ी। आखिर क्या हो रहा था? इतनी रात को मेन सुई सुई कहाँ गई थी? वह अभी सोच ही रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, तभी उसने मेन सुई सुई को कहीं से लौटे हुए देखा। सुई सुई। मेंगांजी ने मेन सुई सुई को पुकारा और चांदनी में मेन सुई सुई रुकी और पीछे मुड़कर देखा। अपने महल के बाहर खड़ी महिला को देखकर वह भौहें चढ़ा बैठी और उसके पास चली गई। 1 घंटे बाद जब मेन सुई सुई उसके सामने आकर खड़ी हुई, तो मेंगांजी ने उस पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। सुई सुई, इतनी रात हो गई है, इतनी देर रात बाहर क्या कर रही हो? क्या आपने अलार्म नहीं सुना? मैं बाहर जाकर देखता था कि क्या हो रहा है। अरे, मेंगंजी ने हैरानी से मेन सुई सुई की तरफ देखा। अलार्म? तुम बाहर देखने क्यों गई थी? अलार्म बजने का मतलब है कि कुछ खतरनाक हुआ है। ऐसी स्थिति में हवेली से बाहर मत भागो। इस मामले को सुरक्षा अड्डे के लोगों पर छोड़ दो। तुम बाहर क्यों भागी? एक औरत होने के नाते तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए और ऐसी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं औरत हूं तो क्या हुआ? अपनी चचेरी बहन की बात सुनकर मेन सुई सुई ने भौहें चढ़ा ली। उसने बाहें मोड़ ली और नाराजगी भरे चेहरे से उस औरत को देखा। उसे लगा कि मेंगंजी के साथ कुछ गड़बड़ है। जब से मेंगंजी को सुरक्षित ठिकाने से बचाया गया था, इस औरत की सोच और भी ज्यादा टेढ़ी होती जा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कयामत का समय सिर्फ मर्दों को ही नहीं, औरतों को भी निशाना बनाता है। जब ज़ॉम्बी हमला करते हैं, तो वे मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं करते। तो औरतों को अपनी रक्षा करना क्यों नहीं आना चाहिए? क्या तुम किसी आदमी के आने और तुम्हें बचाने का इंतजार करने की उम्मीद कर रही हो? क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? एक औरत बाहर जाकर ज़ॉम्बी से क्यों लड़ेगी? मेंगंजी ने मेंग सुई सुई की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने मेंग सुई सुई को देखा और फिर उसे ऐसे समझाने लगी जैसे वह कोई नासमझ बच्ची हो। सुई सुई, बाई मेयुए का सबको ज़ॉम्बी से लड़वाने का रवैया सही नहीं है। वह इतनी सरल बात भी नहीं समझती। औरत को घर पर रहकर मर्दों की आज्ञा माननी चाहिए। जब तक उसका मर्द से लगाव है, उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेंग सुई सुई ने मेंगंजी की बातें सुनी, तो वह वहीं चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। बाई मेयुए भी एक महिला थी, वो गर्भवती थी, फिर भी वह निगरानी मीनार पर डटी हुई थी और पूरे सुरक्षित अड्डे की स्थिति को संभाल रही थी। उन्होंने पूरे सुरक्षित अड्डे के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था भी की थी ताकि उपरिवर्तित कीड़े उनके सुरक्षित अड्डे में घुसपैठ न कर सके। लेकिन मेंगंजी ने सभी महिलाओं को खिलौनों के समान बना दिया था जिनका उपयोग पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर समय किसी पर निर्भर रहना अच्छा है? तुम कब तक किसी पर निर्भर रहोगे? मेंग सुई सुई ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ठीक है, खुद को देखो। बाई मेयुए ने तुम्हें पूरी तरह से बहका दिया है। मेंगंजी, मेंग सुई सुई से झगड़ा नहीं करना चाहती थी। आखिर उसे अभी भी मेंग सुई सुई से मदद की उम्मीद थी। लेकिन जब उसने मेंग सुई सुई को देखा, जो उससे कहीं ज्यादा साफ सुथरी और ईमानदार लग रही थी, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह उत्तेजित स्वर में बोली, खैर, बाई मेयुए को ऐसी बातें कहने का क्या हक है? आखिर वह भी तो किसी पुरुष पर निर्भर है। वह गर्भवती है और एक पुरुष और उसके अधीनस्थ उसकी देखभाल कर रहे हैं। सिर्फ तुम्हारे जैसे मूर्ख ही यह मानेंगे कि वो सुरक्षित ठिकाने के लिए मेहनत कर रही है। सच्चाई तो यह है कि वह उन पुरुषों की सेवा कर रही है। कौन जाने कि उसके गर्भ में किसका बच्चा है? थप्पड़। मेंग सुई सुई अपनी बहन की बकवास और नहीं सुन सकती थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? बच्चा साफ तौर पर ले कियांग का है। फिर चूंकि मेंगंजी को अपनी बात में कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि उसने सिर उठाकर ठंडे लहजे में कहा, तो क्या हुआ? अगर अंत में वो ले कियांग के बच्चे की मां भी बन जाए, तो भी वो उस बच्चे को सिर्फ इसलिए रखेगी क्योंकि वो उस आदमी को अपने वश में रखना चाहती है। अगर बच्चा किसी कमजोर आदमी का होता, तो वो उसे बहुत पहले ही गर्भपात करवा देती। वो उसे सिर्फ इसलिए रख रही है क्योंकि बच्चे का बाप ताकतवर है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेंग सुई सुई इतनी गुस्से में थी कि उसका मन कर रहा था कि उस औरत के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दे। वो आखिर सोच क्या रही थी? और उस सुरक्षित अड्डे में कितने लोग थे जो मेंगंजी की तरह ही सोचते थे? ऐसा लग रहा था कि ये लोग बाई मेयुए को बिल्कुल नहीं समझते थे। उसने बाई मेयुए को देखा था और उसे अपने दिल में पता था कि वो औरत बच्चे को इसलिए रख रही है क्योंकि वो उसे रखना चाहती है और उसे चाहती है। हालांकि ज़ियाओ काई का जन्म ले कियांग की वजह से हुआ था, लेकिन बाई मेयुए का इसे रखने का इरादा पुरुषों को खुश करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी।
हेनोवेल अध्याय 800 मुझसे संबंध होने का दावा मत करो। खैर, एक बात थी जिसे मेंग सुई सुई बहुत अच्छी तरह समझती थी। आज के समय में कोई भी स्त्री किसी पुरुष को खुश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं होगी। और मेंग अंजी को किसने बताया था कि जब तक कोई स्त्री गर्भवती है, पुरुष उसके और बच्चे के लिए हमेशा साथ रहेगा। जियांग हेदाए इसका सबसे सटीक उदाहरण थी। वह गर्भवती हुई और उसका एक बेटा भी हुआ, लेकिन क्या उसका पति उसके साथ रहा? नहीं, उसने उसे प्रलय के कष्टों को अकेले सहने के लिए छोड़ दिया। मेंग अंजी ऐसी बात कैसे कह सकती थी? तुम पागल हो गई हो। मेंग सुई सुई ने सिर हिलाया। उसे लगा कि वो औरत सचमुच उन आदमियों के प्रभाव में पागल हो गई है जिनके साथ वो रह रही थी। उसकी सोच वाकई बेहद घिनौनी थी। मेंग अंजी से बात करना उसके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने मेंग अंजी को नजरअंदाज कर दिया और उसके साथ और समय बर्बाद नहीं किया। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया और उस औरत को हवेली के अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि वो मेंग अंजी को अच्छी तरह जानती थी। चूंकि वो उसकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मेंग अंजी जरूर उसके पीछे आ जाती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा इससे क्या तात्पर्य है? क्या मैं पागल हो गई हूँ? जब मेंग अंजी ने मेंग सुई सुई को उसे डांटते हुए देखा, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसने हाथ उठाकर हवेली के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। वह इतनी क्रोधित थी कि चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। ये मेंग सुई सुई उन आदमियों और बाई मिलुए की देखरेख में वो पूरी तरह बिगड़ गई थी। मेंग अंजी गुस्से से आग बबूला थी, लेकिन मौजूदा हालात में वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने जमीन पर थूका और फिर सुरक्षित ठिकाने के आखिर में स्थित छोटी सी झुग्गी बस्ती की ओर वापस चली गई। उसने कसम खाई कि वह मेंग सुई सुई और मेंग के बाव को भी अपने पीछे जरूर लाएगी। उस समय बाई मिलुए के पास मेंग परिवार की चिंता करने का समय नहीं था। उसने शियाओ चेनी को देखा और अवाक रह गई। उसने पलकें झपकाई और पूछा, आपने क्या कहा? क्या आप मुझे दोहरा सकते हैं? ज़ियाओ चेनी का चेहरा लाल हो गया। उसे पता था कि यहाँ आने से पहले ही उसकी मांग कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन वह क्या कर सकता था? यान वे अपनी बात मनवाने पर तुली हुई थी और अपने महल में हंगामा मचा रही थी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और मुट्ठियां भींची, फिर धीमी आवाज में कहा, मिस यान सुरक्षित ठिकाने से बाहर जाना चाहती हैं। मैंने सुना। बाई मिलुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और उसे थोड़ा सा घुमाया। उसकी पतली भौहें ऊपर की ओर उठी हुई थी और उसने उस आदमी पर व्यंग्य किया। मैं बाद में आपके कहे हुए शब्दों के बारे में पूछूंगी। वो मिल्बन को यही छोड़ना चाहती है। हालांकि शियाओ चेनी ने हर तरह की परिस्थितियां देखी थी, फिर भी उन शब्दों को दोहराते हुए वह शर्म से लाल हो गया। चाहे वो कितना भी निर्लज क्यों न हो, इस समय वो बाई मिलुए की आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। बाई मिलु तो उसने कुछ भी गलत नहीं सुना था। जब उसने पहली बार ज़ियाओ चेनी को यह कहते सुना कि वह मिल्बन को उसके सुरक्षित ठिकाने पर छोड़ना चाहता है, तो उसे लगा कि उसने उसे गलत सुना है। आखिरकार ये बच्चा बाई परिवार के युवा स्वामी का अनमोल बीज था। चूंकि बाई वेनिक्स अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी सकता था और उसका निचला शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त था, इसलिए उसके पिता बनने की संभावना लगभग न के बराबर थी। इसलिए इस बच्चे को बाई परिवार का सुनहरा उत्तराधिकारी माना जा सकता था। वे बच्चे को अस्पताल के नर्सिंग रूम में अकेला छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते थे? उसने गुस्से में मेज पर मुट्ठी पटकी और बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बच्चे को मेरी देखरेख में छोड़ दोगे? क्या मैं तुम्हारी मालकिन की रेनी हूँ? मैं उसके बेटे की देखभाल क्यों करूं? क्या तुम इस जगह को अनाथालय समझते हो? सिर्फ इसलिए बच्चे को मेरी देखरेख में छोड़ रहे हो क्योंकि तुम जाना चाहते हो? बाई मिलुए बिना वजह गुस्सा करने वाली नहीं थी, लेकिन यान वे उसकी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। क्या वह सच में सोचती थी कि बाई परिवार की जीवन रेखा उसके हाथ में होने के कारण वह जो चाहे कर सकती है? ज़ियाओ चेनी को खूब डांट पड़ी, लेकिन उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वो केवल वही कह सका जो यान वेई ने उसे बताया था, मिस बाई मास्टर बाई की चचेरी बहन है। भले ही उन दोनों की कभी मुलाकात न हुई हो, फिर भी उनके बीच कुछ रिश्ता तो है ही। मिल्बन आपका भतीजा है, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरी गैरमौजूदगी में उसका ख्याल रखें। यही बात मुझे उस महिला ने आपसे कहने को कहा था। जब बाई मिलुए ने उसका जवाब सुना, तो वह इतनी गुस्से में थी कि जोर से हंस पड़ी। उसने सिर हिलाया और मेज पर थपथपाते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। वह औरत वाकई बहुत चालाक है। जब उसे मदद की जरूरत नहीं थी, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि बाई मिलुए और उसकी मां सिर्फ सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और जब उसे मदद की जरूरत पड़ी, तो उसने कहा कि बाई मिलुए और बाई वेनिक्स चचेरी बहनें हैं और उनके रिश्ते की वजह से बाई मिलुए को बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। वह बातों को घुमा फिराकर कहने में माहिर थी। आपकी मालकिन वाकई में चीजों को अपने पक्ष में करना जानती है। बाई मिलुए ने कई बेशर्म लोगों को देखा था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि यान वेई ने कई मायनों में उसके नजरिए को बदल दिया। मुझे एक बात बताएं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बच्चे को अपने पास रहने दूंगी? सचमुच उसे बच्चों के लिए, विशेषकर मिल्बन जैसे बच्चों के लिए बहुत दुख होता था जिन्हें उनकी मां का प्यार नहीं मिलता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह यान वेई जैसे लोगों को उसका फायदा उठाने देगी। मिस बाई, वह आपके चचेरे भाई का बेटा है। चुप रहो। अध्याय 781, हमें अंदर आने दो। तो फिर हम क्या करें? क्या आप मुझसे, एक बूढ़ी औरत से, यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आप सबको लेकर ज़ॉम्बी से लड़ूं? बूढ़ी मैडम ले ने गुस्से से पूछा। इतना भयानक दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था। सुरक्षित ठिकाने में फंसे रहने के वो दिन वो कभी नहीं भूल सकती थी। आखिर वो इन सब चीजों में कैसे फंस गई? क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें ये भयानक विचार दिया था कि अगर वे यूं या मियाओ का पीछा करेंगे तो वे ली कियान और उसके परिवार को फंसा सकेंगे? अंत में वे फंस गए और कहीं नहीं जा सके। उसके दूसरे बेटे ने उसे ऐसी बुरी सलाह दी थी कि उसने मूर्खतापूर्वक उसकी बात मान ली। अंततः उसने अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी से ऐसी बुरी सलाह दी थी कि उसने मूर्खतापूर्वक उसकी बात मान। अध्याय 801, अवांछित बंधक। बाई मिलुए ने ऊंची आवाज में मेज पर मुक्का मारा। उसने सामने खड़े आदमी को घृणा भरी नजरों से देखा। शियाओ चेनिए, मैं तुमसे बात करने को तैयार थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तुम्हारा मतलब क्या है? सिर्फ इसलिए कि मैं बाई वेनिक्स से संबंधित हूँ, मुझे तुम्हारी सारी बकवास सहनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भले ही मेरा बाई वेनिक्स से कोई रिश्ता हो, हम दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा या मिला नहीं है। दूसरे, भले ही हमारा रिश्ता हो, मेरी मां को अभी तक बाई परिवार में स्वीकार नहीं किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस नकली बेटी और उसके बच्चों के मामले में कोई कार्रवाई हुई है? आप रिश्ते का फायदा उठाकर मुझसे मदद मांगने में तो जल्दी करते हैं, लेकिन बताइए, क्या मेरी मां को कोई स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ किया गया है?
हालांकि बाई मिन्युए का बाई परिवार से कोई संबंध रखने का इरादा नहीं था, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि बाई परिवार उसका फायदा उठाए। बाई परिवार ने अभी तक उसकी मां को कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया था, कोई समाधान नहीं निकाला गया था। फिर भी यान वेई उस अनसुलझे रिश्ते का फायदा उठाना चाहती थी। आखिर वह खुद को क्या समझती थी? शाओ चेनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह बोलना तो चाहता था, पर बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि बाई मिन्युए की बात बिल्कुल सही थी। बाई परिवार ने नकली रखेल को घर से निकाला तक नहीं था और यान वानिंग को अभी अपनी पुरानी जगह वापस मिलनी बाकी थी। जब ये दोनों ही अपनी असली जगह पर नहीं लौटी थी, तो वे बाई मिन्युए और बाई वेनिक्स वान के रिश्ते का फायदा कैसे उठा सकती थी? उस आदमी की चुप्पी देखकर बाई मिन्युए ने ठंडे लहजे में कहा, फायदे के लिए मदद मांगना बहुत आसान है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि हर मदद की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। जब तुम मेरे और मास्टर बाई के रिश्ते का इस्तेमाल करके मुझे कुछ चुका नहीं सकते, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? ज़ियाओ चेनी को एहसास हुआ कि वह मास्टर बाई वेनिक्स वान की पहचान का इस्तेमाल करके युवा मालिक को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार हार मान ली। तो बदले में आपको क्या चाहिए, मिस बाई? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदमी का सवाल सुनकर बाई मिन्युए ने आंखें घुमाई। क्या आपको लगता है कि मुझ में किसी चीज की कमी है? जियो चेनई। सच कहे तो बाई मिन्युए को संतुष्ट करने वाली कोई चीज नहीं थी। इस समय उसके पास लगभग सब कुछ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये बात मास्टर बाई के सामने रखूंगा। वे इस एहसान के बदले में आपसे बात करेंगे। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मालकिन के आदेशानुसार बाई मिन्युए पर दबाव नहीं डाल सकता, और वह महिला बहुत ही चालाक थी। वह किसी भी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करती थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, चाहे कठोर हो या नर्म, बाई मिन्युए हार मानने को तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में वह इस मामले को बाई वेनिक्स वान के भरोसे ही छोड़ सकता था, क्योंकि इस समय वह इतना गरीब था कि उसके पास एक भी क्रिस्टल नाभिक नहीं था। उसने अपने सारे क्रिस्टल नाभिक यान बे के लिए भोजन जुटाने में खर्च कर दिए थे। भला उसके पास युवा स्वामी के रहने के लिए जगह खरीदने के लिए क्रिस्टल नाभिक कैसे बच सकते थे? लेकिन जब उसने देखा कि बाई मिन्युए कुछ नहीं बोल रही है, तो उसने जल्दी से उसे कहा, श्रीमती बाई, मुझे पता है कि आप परिणाम से खुश नहीं हैं, लेकिन यह एक निर्दोष जीवन का मामला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे छोटे मालिक अभी भी आपके भतीजे हैं, भले ही आप इसे स्वीकार न करना चाहें। आप उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। क्या आप देख सकती हैं? बाई मिन्युए ने कठोर और ठंडे भाव से उस आदमी को देखा। तो आप लड़के को मेरे पास छोड़ने के लिए दृढ़ हैं? ऐसा नहीं था कि वह युवा स्वामी को बाई मिन्युए के पास छोड़ने के लिए दृढ़ था, बल्कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जहां तक उसे याद था, मास्टर बाई ने युवा स्वामी को लेने आने का संदेश भेजे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था और युवा स्वामी बाई के सुरक्षित ठिकाने पर नहीं आए थे। हालांकि राजधानी में क्या चल रहा था, ये किसी को नहीं पता था, फिर भी सब चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसने बाई वेनिक्स वान को बाई के सुरक्षित ठिकाने पर आने से रोक दिया हो? यान वेई भी चिंतित हो रही थी। हालांकि उसने बाई परिवार के युवा स्वामी को जन्म दे दिया था, लेकिन बाई वेनिक्स वान की अनुमति के बिना वह कभी भी सबसे बड़ी स्वामिनी की शक्तियों का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए वह हंगामा कर रही थी और शियाओ चेनी से उसे राजधानी ले जाने के लिए कह रही थी। अगर बाई वेनिक्स वान को कुछ हो गया तो क्या होगा? फिर उसका क्या होगा? उसकी सारी योजनाएं व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए उन्हें राजधानी जाना पड़ा, लेकिन वे छोटे मालिक को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, कहीं उसे प्रलयकारी वायरस न लग जाए। इसलिए यान वेई को एक शानदार विचार आया कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए और वह अकेले ही सुरक्षित ठिकाने से निकल जाए। उसे अपने इस काम में कुछ भी गलत नहीं लगा। आखिर बाई मिन्युए अपने सुरक्षित ठिकाने में इतने सारे बच्चों की परवरिश कर रही थी। एक और बच्चा होने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मिस बाई, मुझे पता है कि आप अनिच्छुक हैं, लेकिन कृपया हमारे स्वामी की एक आखिरी बार मदद करें। ज़ियाओ चेनी ने बाई मिन्युए के सामने झुकते हुए विनती की। बाई मिन्युए ने झुकते हुए आदमी को देखा और झुंझलाहट के अलावा उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर भी उसने हाथ हिलाकर सहमति दे दी। वैसे भी उसके सैन्य हथियार अभी तक नहीं पहुंचे थे। चूंकि ये लोग अपने प्यारे युवा स्वामी को यहीं रखना चाहते थे, तो स्वाभाविक रूप से वह उनके सुझाव से सहमत हो जाती। आखिर किसने उनसे बिना मांगे उसे बंधक सौंपने को कहा था? नोवेलेरो। आ अध्याय 802, काफिले से विदा लेना। ज़ियाओ चेनी ने राहत की सांस ली। अगर उसे पता होता कि बाई मिन्युए क्या सोच रही है, तो वह छोटे मालिक को पीछे छोड़ने से पहले 2 बार सोचता। उसने सिर हिलाया और विदा हो गया। उसके जाने के बाद बाई जिक्सुआन ने अपनी बहन की ओर मुड़कर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सचमुच उस छोटे मालिक को अपने पास रखने वाली हो? बाई जिक्सुआन को उस युवा स्वामी को सुरक्षित ठिकाने में रहने देने का विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाहे वह किसी भी तरह से देखे, ऐसा लग रहा था कि यान वेई ने बाई मिन्युए की दयालुता का फायदा उठाया है। सिर्फ इसलिए कि बाई मिन्युए उस बच्चे को सुरक्षित ठिकाने से बाहर नहीं निकालना चाहती थी, ऐसा लग रहा था कि वह महिला बाई मिन्युए की उदारता का फायदा उठा रही है। हम कुछ नहीं कर सकते, भाई जिक्सुआन, बाई मिन्युए ने शांत भाव से कहा। वह जानती थी कि यान वेई के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई फायदा नहीं था। वह महिला अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। अगर उसे मना किया गया तो वह जरूर हंगामा खड़ा कर देगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वह यान वेई के बेटे को बंधक बनाकर रखे। बाई वेनिक्सुआन पर अभी भी सैन्य हथियार और एक सैन्य बचाव विमान का कर्ज था। बाई जिक्सुआन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उन्होंने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया और कहा, ये तुम समझ नहीं रही हो, राजधानी के लोग बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं लगते।
देखो, उन्होंने माँ और उनकी दुर्दशा को इतने सालों तक कैसे अनदेखा किया। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी असली और नकली बच्चे के बीच की अदला बदली को समझ पाया होगा। चाहे दोनों बच्चों की अदला बदली करने वाला कितना भी कुशल क्यों न हो, उसने कुछ सुराग तो छोड़े ही होंगे। लेकिन बाई परिवार को देखो, या तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी या वे इतने आलसी थे कि उन्होंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हालांकि बाई जिक्सुआन राजधानी के बाई परिवार के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता था, लेकिन अमीर परिवारों से आने वाले लोगों के लिए उसके मन में जरा भी स्नेह नहीं बचा था। उसके पिता इस बात का जीता जागता उदाहरण थे कि लोग कामयाबी हासिल करने के बाद कैसे बदल सकते हैं। अपने भाई का जवाब सुनकर बाई मिलुए ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और फिर धीमी आवाज में कहा, भाई, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि बाई परिवार के लोगों से मुझे जरा भी उम्मीद नहीं है। तो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि बाई बेनिक्सुआन पर अभी भी मेरा कुछ कर्ज बाकी है। मैंने उसके बेटे को बंधक बना रखा है। इसे दयालुता कहना सही नहीं होगा, बल्कि अपने लिए एक रास्ता खुला रखना बेहतर होगा। पहले मुझे विश्वास था कि बाई बेनिक्सुआन हमारे सुरक्षित ठिकाने पर आएगा और मैं उसके काफिले के बदले सैन्य सामग्री ले लूंगी, लेकिन अब जब वह नहीं आया और यानवेई जाना चाहती है, तो मैं उसे जाने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर पूरा काफिला वापस चला गया, तो मुझे मेरी सामग्री कैसे मिलेगी? बच्चे को अपने साथ रखना बेहतर नहीं है क्या? इससे न सिर्फ हम कह सकते हैं कि हमने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ रखा, बल्कि हमारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। हालांकि बाई मिलुए को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे यानवेई की बेवकूफी पर शुक्रगुजार होना पड़ा। अगर उस औरत की जगह कोई और होता, तो वे अपने छोटे बच्चे को पीछे छोड़ने से पहले 2 बार सोचते। लेकिन यानवेई तो पूरी तरह से बेवकूफ था। बाई जिक्सुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी बहन के कुछ स्वार्थी इरादे हैं और वह उसे घूरने लगा। जब बाई मिलुए ने उसके हैरान चेहरे को देखा, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना गला साफ किया। उसने अपने भाई से कहा, भाई, मुझे इस तरह मत देखो। मैं उस लड़के को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, मैं तो बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रही हूँ और यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि हमें जो वादा किया गया है, वह टूट न जाए। बाई जिक्सुआन ने आह भरी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब और कुछ नहीं है, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। चिंता मत करो, भाई, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अपने भाई की आवाज में चिंता सुनकर बाई मिलुए ने सिर हिलाया। हालांकि बाई मिलुए की अपनी अलग योजनाएं थी, लेकिन यानवेई, जिसे पता चला कि बाई मिलुए अपने बेटे को सुरक्षित ठिकाने में रखने के लिए सहमत हो गई है, ने राहत की सांस ली और अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। यानवेई के अपने काफिले के साथ रवाना होने की खबर फैलते ही अनगिनत बचे हुए लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सबकी सोच लगभग एक जैसी थी। वे चाहते थे कि जब तक उत्परिवर्तित कीड़े नियंत्रण में हैं, तब तक सुरक्षित ठिकाने को छोड़ दें। उन्होंने ज़ोंबी राजा के सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़ने की खबरें सुनी थी और बाई मिलुए ने हिलने डुलने का कोई संकेत नहीं दिया था। ऐसे में वह उनके जाने को दोष नहीं दे सकती। आखिर किसने उसे कहा था कि वह उनके साथ इतनी लापरवाही बरते? उत्परिवर्तित कीड़ों का प्रकोप आखिरकार शांत हो गया था और वे इस स्थिति का फायदा उठाकर एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर सकते थे जो उनके मौजूदा स्थान से अधिक मजबूत हो। राजधानी में स्थित सुरक्षित ठिकाना इस समय उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। किसी को नहीं पता था कि यह अफवाह कहां से शुरू हुई, लेकिन किसी तरह वे इस पर दृढ़ विश्वास करने लगे थे। उन सभी अफवाहों के अनुसार मानव समाज के सभी मानवीय कार्य मूल रूप से बहाल हो चुके थे और परिपूर्ण भी हो गए थे। वहां भरपूर आपूर्ति और मनोरंजन के साधन थे। संक्षेप में, ये पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं था, जो इतने कष्ट झेल चुके इन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हालांकि इन लोगों ने अपने सुरक्षित ठिकाने में रहते हुए कोई अच्छा काम नहीं किया था, फिर भी ज़ियाओ और बाकी के होशियार लड़कों ने उन्हें चेतावनी देना जरूरी समझा। इसलिए उन्होंने उन्हें विशेष रूप से बताया कि अगर बाई सुरक्षित ठिकाना उत्परिवर्तित कीड़ों की लहरों से निपटने में कामयाब हो जाता है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि वे राजधानी के ठिकाने की ओर बढ़ सकते हैं। नोवेलेरो आ अध्याय 803 काफिले से विदा लेना। दो जाहिर है ज़ियाओ की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उनकी नजर में ज़ियाओ बाई मिलुए का चमचा था। वह उन्हें जाने से इसलिए रोक रहा होगा क्योंकि सुरक्षित अड्डे के लोग चिंतित थे कि कहीं उनके मुफ्त कामगार उनसे छिन न जाएं। कम से कम सुरक्षित अड्डे में उन्हें केवल क्रिस्टल नाभिक कमाने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि वे जीवित रह पाएंगे या नहीं। खैर, अगर परिवर्तित जीवों और ज़ॉम्बी की लहरें राजधानी में स्थित सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच भी जाएं, तो वहां अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने वालों की एक सेना मौजूद है। शायद वे इन घिनौने राक्षसों से निपट सकें। क्या उन्हें अभी किसी बात से डरने की जरूरत है? तो एक एक करके कई बचे हुए लोग राजधानी में सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे काफिले में शामिल हो गए। इस तरह जब तक सब कुछ व्यवस्थित हुआ, तब तक वे किसी तरह 200 से अधिक लोगों का एक काफिला बन चुके थे। और उनमें से अधिकांश अलौकिक शक्तियों के उपयोग करता थे, और सिर्फ शक्तियों के ही नहीं, बल्कि जल शक्तियों के उपयोग करता थे। कयामत के आरंभ से ही जल और जल शक्तियों के उपयोगकर्ता जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। लोगों की नजर में जब तक उनकी टीम में इन 2 प्रकार की क्षमताओं का उपयोग करने वाले लोग मौजूद थे, तब तक सब कुछ ठीक रहने वाला था। कुछ अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले लोग कुछ दिन पहले ही सुरक्षित ठिकाने पर आए लकड़ी जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करने वालों को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। हालांकि इन शक्तियों का इस्तेमाल करने वालों का काफिले के पीछे जाने का कोई इरादा नहीं था। आखिर बाई मिलुए ही एकमात्र ऐसी थी जिन्होंने उन्हें सम्मान के साथ जीने का मौका दिया था, जबकि ज्यादातर लोग उन्हें इंसान नहीं समझते थे। उनके लिए ये सुरक्षित ठिकाना एक ऐसी जगह थी जहां वे रह सकते थे और सिर ऊंचा करके जी सकते थे। खैर, ये लोग तो बस उन्हें अपना सेवक बनाकर रखना चाहते थे। अगर उन्हें कोई उनसे ज्यादा शक्तिशाली मिल जाता, तो पूरी संभावना थी कि ये लोग उन्हें छोड़ देंगे। पांचों शक्ति संपन्न लोग अपनी अहमियत जानते थे और आसमान छूने की कोशिश नहीं करते थे। जब तक उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन और रहने के लिए जगह मिल जाती, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। पूरे सुरक्षित ठिकाने में दिन भर चहल पहल रहती थी। सुरक्षित ठिकाने की दीवार के बाहर अभी भी बहुत सारे उत्परिवर्तित कीड़े मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये लोग बाई के सुरक्षित ठिकाने से भागना चाहते थे। उनकी नजरों में उनके लिए एक स्वर्ग इंतजार कर रहा था। भला वे इस नरक में क्यों रुकना चाहेंगे जहां किसी भी क्षण उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। ये सब मूर्खों का झुंड है। ज़ियाओ ने काफिले को देखा और जमीन पर थूक दिया। क्या उन्हें सच में लगता था कि राजधानी में बना सुरक्षित अड्डा पूरी तरह सुरक्षित है? वे गलत थे। उत्परिवर्तित कीड़े जब इस सुरक्षित अड्डे में घुसने में नाकाम रहे, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। बाई मिलुए ने उसे बताया था कि इन उत्परिवर्तित कीड़ों को राजधानी में भी पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। जब ऐसा था, तो इतने सारे लोगों को साथ लाने का क्या मतलब था?
और अगर परिवर्तित कीड़े नहीं भी होते तो भी राजधानी की सुरक्षित अड्डे में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही होती, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बाई फेनिक्स इतना व्यस्त क्यों होता कि वह अपने बेटे को लेने के लिए सुरक्षित अड्डे पर नहीं पहुंच पाता। वही बेटा जिसे वह अपने छोटे से खजाने की तरह मानता था। बाई मेलुए ने भी सामने का नजारा देखा, लेकिन उसने मौजूदा हालात पर कुछ नहीं कहा। अगर वे जाना चाहते हैं तो जाने दो, उसने जम्हाई ली और हाथ से अपना मुंह ढककर अपने बगीचे की ओर चल पड़ी। हालांकि जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर पुरुषों के एक समूह पर पड़ी। अगर मेंगांजी उनका पीछा न कर रही होती तो वह उन पर ध्यान ही न देती। मेंगंजी को देखकर बाई मेलुआ भरे बिना नहीं रह सकी। उन्हें उम्मीद थी कि मेंगंजी सबक सीख लेंगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेंगंजी अब भी सही रास्ते पर चलने को तैयार नहीं थी। उन्होंने एक पतली सफेद कमीज पहनी हुई थी जो उनके शरीर से चिपकी हुई थी और उनके सुडौल शरीर को उभार रही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, इसलिए जब भी वह हिलती या झुकती, उनके गुप्तांग आसानी से दिख जाते थे। हालांकि उन्हें अपने कपड़ों में कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं था, बल्कि वह ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वे बिल्कुल सामान्य हों। तुम सिर क्यों हिला रही हो? बाईजान पास आया और अपनी बहन को देखते हुए बोला, यह अच्छी बात है। ये आदमी दिन भर झगड़ने के सिवा कुछ नहीं जानते। ये औरतों के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। अगर कोई औरत उनके साथ नहीं जाना चाहती तो वे हंगामा करते हैं और औरत को अपने साथ चलने के लिए मजबूर करते हैं। इन लोगों को यहाँ रखने से हमें ही परेशानी होगी, इन्हें यहाँ से भगा देना ही बेहतर है। बाई मेलुए ने चिढ़कर कहा, इन्हें विदा करने में किसे हिचकिचाहट है? असल में इनका जाना अच्छा ही है। भाई शाओहू से कहो कि इन लोगों के नाम दर्ज करा दे। चूंकि ये हमारे सुरक्षित ठिकाने से जा चुके हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि अब इन्हें वापस आने की इजाजत नहीं होगी। अगर ये वापस आने की कोशिश करेंगे तो भूल ही जाओ। बाई मेलुए के यहाँ भरने का कारण यह नहीं था कि उसे शक्ति संपन्न लोगों के चले जाने का दुख था, बल्कि वह मेंगांजी और उसके इस दलदल में फंसे रहने के फैसले से परेशान थी। मेंगांजी में किसी की लाडली बनने से कहीं अधिक क्षमता थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेंगांजी अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने की कोई इच्छा नहीं रखती थी, और ये देखकर बाई मेलुए को उससे निराश न होना स्वाभाविक था। नोवेलेरो अध्याय 804 मार्ग से भटक जाना। बेशक बाई मेलुए उस महिला को दलदल में कूदने से रोकने वाली नहीं थी, उसने उस महिला के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की थी। मेंगांजी को इतना जिद्दी किसने बनाया था? जहां तक पुरुषों की बात है, बाई मेलुए को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, वह किसी से भिक्षु बनने की उम्मीद तो नहीं कर सकती थी, है ना? आखिरकार ये सब उस महिला के हाथ में था। चूंकि मेंगांजी इन पुरुषों के साथ रहना चाहती थी, इसलिए फिलहाल वह कुछ और नहीं कर सकती थी। मुख्य मुद्दा यह था कि मेंगांजी ने ये सब स्वेच्छा से किया था। वह शी जिन्ने जैसी नहीं थी। हालांकि वह औरत कभी चमड़ी के धंधे में शामिल थी, लेकिन वह ऐसी औरत नहीं थी जिसने अपनी इज्जत भी बेच दी हो। शी जिन्ने भले ही मर्दों के साथ सोती हो, लेकिन उसका घमंड उसकी रग रग में बसा हुआ था। जैसे ही उसे मौका मिला, वह इस दलदल से बाहर निकल गई। जब उसने मेंगांजी की तुलना शी जिन्ने से की, तो उसे लगा कि मेंगांजी बहुत ही घटिया है। कुछ देर बाद पूरा काफिला जाने के लिए तैयार था। चूंकि ये लोग यांग वेई का अनुसरण कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस महिला ने खुद को पूरे काफिले का नेता घोषित कर दिया। बाई मेलुए को पूरे सुरक्षित ठिकाने का नेतृत्व करते देख यांग वेई भी प्रेरित हो गई थी। उसकी नजर में अगर बाई मेलुए ये कर सकती है तो वह भी जरूर कर सकती है। इसलिए भले ही काफिले के लोग असंतुष्ट थे, लेकिन उनके पास ऊपरी तौर पर उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्यों? क्योंकि यही महिला राजधानी में स्थित सुरक्षित ठिकाने में प्रवेश करने की उनकी कुंजी थी। उनके पास फिलहाल उसकी हरकतों को सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेंगंजी। जब मेंग सुई सुई ने मेंगंजी की हरकत सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। आखिर उसकी चचेरी बहन चाहे कितनी भी शरारती क्यों ना हो, वह कभी ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वह काफिले के पास पहुंची, मेंगंजी को पुरुषों के बीच खड़ा देखकर वह दंग रह गई। उसके कपड़े बेहद भद्दे थे और उसकी शक्ल सूरत देखकर वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी महिला नहीं लग रही थी, बल्कि वह किसी वेश्यालय से लाई गई ससी वेश्या जैसी लग रही थी, शायद उससे भी बदतर। मेंग सुई सुई आगे बढ़ी और मेंगंजी की कलाई पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। उसने घबराकर पूछा, अंजी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इन आदमियों के साथ कहां जा रही हो? मैं पागल हूं, पागल तो तुम हो। जैसे ही मेंग सुई सुई ने मेंगंजी को पकड़ा, वह किसी तख्ते पर पड़ी मछली की तरह हो गई। वह उस औरत के हाथों से छूटने के लिए जोर जोर से छटपटाने लगी और गुस्से से चिल्लाई, मेंग सुई सुई, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं सड़ी हुई जगह पर बिल्कुल नहीं रहना चाहती। ये जगह बहुत जल्द उत्परिवर्तित कीड़ों से घिर जाएगी। मैं मरना नहीं चाहती, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जब मेंग सुई सुई ने अपनी चचेरी बहन की बातें सुनी तो वह इतनी क्रोधित हुई कि कांपने लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर रही हूँ? मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम मुझसे इतनी कठोर बातें कह रही हो। इन लोगों के पीछे चलने के बाद तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? ये लोग सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी देखभाल करेंगे? मेंग सुई सुई ने गुस्से में आकर सामने खड़ी महिला को धक्का दे दिया। वह इतनी गुस्से में थी कि कांप रही थी और उस पल अपनी ताकत भूल गई थी। मेंगंजी जमीन पर गिर पड़ी और उसका कमजोर शरीर झटके से कांपने लगा। मेंग सुई सुई को समझ नहीं आ रहा था कि मेंगंजी का ऐसा हाल क्यों हो गया। भले ही सुरक्षित अड्डा उत्परिवर्तित कीड़ों के हमले की चपेट में था, लेकिन हालात इतने गंभीर नहीं थे कि पूरा सुरक्षित अड्डा तबाह हो जाए। इसके अलावा अगर मेंगांजी इसी ठिकाने पर रहती तो बाई मेलुए उसकी रक्षा करती। कोई भी पुरुष उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। बाई मेलुए की सुरक्षा में एक महिला सिर ऊंचा करके जी सकती थी। मेंगांजी इस जगह को छोड़कर इन पुरुषों के साथ क्यों जाती? आखिर वे उसे क्या दे सकते थे? लेकिन मेंगांजी को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। नहीं उसे इस बात की परवाह थी कि ये आदमी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम उसके पास रहने की जगह तो होगी, इन विकृत कीड़ों से दूर। जब तक वह इन चीजों से दूर हो सकती थी, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह इस सुरक्षित ठिकाने में रहने के बजाय इन आदमियों के साथ 1000 बार सोना पसंद करती। उसे डर था कि अगर वह यहाँ रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एक आदमी गुस्से से बोला। उसकी आंखें फटी रह गई और वह मेंग सुई सुई की तरफ एक कदम बढ़ा।
हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद हमसे मिलने आई थी और उसने ही हमसे साथ चलने की गुहार लगाई थी। हमने उसे कभी अपने साथ आने के लिए नहीं कहा, एक बार भी नहीं। अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो कहो, लेकिन हमें उसके साथ मत घसीटो। हाँ, सही कहा। अब हम आपके सुरक्षित ठिकाने के लोग नहीं रहे। हम पर इतना बड़ा दोष मत मढ़िए। क्या आपको लगता है कि हम वैसे लोग हैं? हम कभी किसी महिला को मजबूर नहीं करते। यह महिला हमसे मदद मांगने आई थी और हमने उसे पनाह दी। हम और क्या करते? उसने हमसे मिन्नतें की और हमने उसे पनाह दी। इसमें गलत क्या है? मेनगंजी खुद हमारे साथ आना चाहती थी। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया, नहीं किसी ने उसे हमारे साथ आने के लिए कहा। वह अपनी मर्जी से हमारे साथ आई। हमने उससे कभी नहीं पूछा, एक बार भी नहीं। अगर वह आपके साथ नहीं रहना चाहती तो हम और क्या कर सकते हैं? क्या आप हमारे साथ नहीं चलते? मेन सुई सुई, हो सकता है कि आप अपने भाई को भी हमारे पीछे आने के लिए कह दें। हम आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ हाँ हाँ। अध्याय 805, मार्ग से भटक जाना 2। पहले जब ये लोग बाय मिलवे के सामने रहने की जगह देने की भीख मांग रहे थे, तब तो उनकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब जब वे इस सड़ी हुई जगह को छोड़ रहे थे, तो न सिर्फ उनका साहस लौट आया था, बल्कि वे बड़े घमंडी और अभिमानी भी हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बाय मिलवे के आसपास के लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। जब मेंग सुई सुई ने उस आदमी की बातें सुनी, तो उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। उसने कांपते हुए मेंगंजी की ओर मुड़कर पूछा, क्या यही तुम चाहते हो? क्या तुम यही करने वाले हो? क्या तुम सचमुच उन जैसे लोगों का अनुसरण करना चाहते हो? मेंग सुई सुई ने सोचा होगा कि मेंगांजी इन आदमियों की चालों को समझ जाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि मेंगांजी ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और यहाँ तक कह दिया, ये लोग गलत नहीं है। सुई सुई, यहाँ रहकर तुम क्या करोगी? बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। अगर तुम इन आदमियों के साथ सो और उनकी सेवा करो, तो तुम कहीं बेहतर जीवन जी पाओगी। कम से कम तुम्हें इन विकृत कीड़ों से लड़ने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। मेंग आंजी को यकीन था कि उसने जो कहा वो सही था। आखिर मेंग सुई सुई को इतना अंधा किसने बनाया था? वो इतनी छोटी सी बात भी नहीं देख सकती थी। इस जगह पर रहना अपनी जान जोखिम में डालने से कम नहीं था। तो फिर मेंग आंजी इस सड़ी गली जगह पर क्यों रहती? जब मेंग सुई सुई ने अपनी चचेरी बहन की बातें सुनी, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपना हाथ उठाकर उस औरत के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने निराशा भरी निगाहों से मेंगंजी की ओर देखा और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वही मेंगंजी हो। सोचो, तुम ही हो जो इतनी घिनौनी बातें कह रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे क्या गलती हुई? मेंग आंजी को विश्वास नहीं था कि उसकी बातों में कोई गलती थी। दरअसल उसकी नजर में मेंग सुई सुई ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। उनके पास एक अच्छा जीवन जीने का इतना बढ़िया मौका था। बस उन्हें इन पुरुषों की सेवा करने की इच्छा थी और वे एक सुखमय जीवन जी सकती थी। लेकिन मेंग सुई सुई इतनी सरल बात को समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहन को घृणा से घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि इन दरिंदों और राक्षसों से लड़ने से तुम्हें यश मिलेगा? तो मुझे तुम्हें बताना होगा कि ऐसा नहीं है। ऐसे हालात में जिंदा रहने की संभावना इन आदमियों के साथ सोने की तुलना में कहीं कम है। आप मेंग सुई सुई गुस्से से इतनी कांप रही थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी महिला से क्या कहे। वह बचपन से ही मेंगंजी की देखभाल करती आ रही थी। ये सोचकर ही उसे बहुत दुख हो रहा था कि इस नीच लड़की के मन में इतने घटिया विचार आ सकते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो? एक आदमी ने ये देखा। उसने आगे बढ़कर मेंग सुई सुई का हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से से मेंग सुई सुई से कहा, तुम ये बेवजह हाथ क्यों उठा रहे हो? ये मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहे हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। दूर से देख रही बाई मिलुए ने भौहें चढ़ाई। उसने एक पैर आगे बढ़ाया। उसके पीछे पानी से बने दो विशाल शेर प्रकट हुए। वैसे भी वह तो बस किनारे खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। उसे लगा कि मेंग सुई सुई मेंगंजी को नहीं रोक सकती। जो लोग अपना मार्ग भूल जाते हैं, उन्हें कभी भी सही रास्ते पर वापस नहीं लाया जा सकता। मेंग सुई सुई को शायद लगता हो कि मेंगंजी बदल सकती है, लेकिन बाई मिलुए ने उसकी जैसी कई महिलाओं को देखा था। चूंकि उसने इस रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था, इसलिए अपना मन बदलना संभव नहीं था। हालांकि बाई मिलुए के कुछ करने से पहले ही मेंग किबाऊ ने आगे बढ़कर उस आदमी के चेहरे पर एक घूंसा मार दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि बदतमीजी कैसे करते हैं? जब बाई मिलुए ने ये देखा, तो वह पीछे हट गई। चूंकि मेंग किबाऊ ने पहल कर दी थी, इसलिए उसे दूसरा कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस आदमी के चेहरे पर घूंसा पड़ा था, वह स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर उठाया और हैरानी भरे चेहरे से उस आदमी को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेंग किबाऊ जैसा दुबला पतला आदमी उसे इस तरह हवा में उछाल सकता है। क्या क्या देख रहे हो? मेंग किबाऊ ने आंखों में धमकी भरी नजर से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? कोई जरूरत नहीं है। बाई मिलुए आगे बढ़ी। उन्होंने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, सिखाने के लिए कोई सबक नहीं है। आखिरकार हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य हैं, लेकिन शांति सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, एक दूसरे पर बुरा प्रभाव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाई चिक्सुआ ने अपने सामने बढ़ती हुई मुसीबत को देखकर हस्तक्षेप किया। बाई मिलुए ने अपने सामने खड़े आदमियों को अचानक रुकते देख गुस्से से नाक सिकुड़ी। उसने अपने पीछे जल शेरों को समेट लिया। लड़ाई रुकने के बाद से वह हिली नहीं।
उसके सामने मेनगंजी ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। उसे भी किसी बात की परवाह नहीं थी। वह भी इस जगह पर नहीं रुकना चाहती थी। अगर मुमकिन हो तो वह जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती थी। क्या हो रहा है? जी जिन्युए ने मैदान के बीच में खड़ी भीड़ को देखकर उत्सुकता से पूछा। बाई मिन्युए ने अपने पीछे खड़ी महिला पर एक नजर डाली। वह जानती थी कि शी जिन्युए बेवजह परेशानी खड़ी कर रही है और उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने मेंगंजी और मेंग सुई की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम उसके पीछे चलना चाहती हो? नहीं, मेंग सुई ने जवाब दिया। उसने अपनी चचेरी बहन की ओर घृणा भरी निगाहों से देखा। हालांकि उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं थे, फिर भी वह इस महिला पर भरोसा करती थी। मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। वह मेंगंजी के साथ इन पुरुषों की सेवा करने के बजाय मरना पसंद करेगी। तो क्या आप चाहते हैं कि मेंगंजी आपके साथ यहीं रहे? नोवेलेरो अध्याय 806 प्रस्थान। मेंग सुई कुछ कह पाती, उससे पहले ही मेंगंजी बोल पड़ी। उसने अपनी आवाज बुलंद करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, मेंग सुई क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेंगंजी का हाल ऐसा था जैसे उसे पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। उसने अपनी चचेरी बहन को ऐसे घूरा जैसे वही उसकी त्रासदी का कारण हो और गुस्से से गुर्राते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ। मुझे अपने साथ क्यों घसीट रही हो? फिर उसने गुस्से भरी नजरों से उनकी तरफ देखा, और तुम मेरे मामले में क्यों दखल दे रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत आराम की जिंदगी जी रही हूँ? कौन नहीं जानता कि इस सुरक्षित ठिकाने पर उत्परिवर्तित कीड़ों और ज़ॉम्बीज़ द्वारा अनगिनत हमले होंगे। तुम मुझे खुद को बचाने से क्यों रोक रही हो? बाय मिलुए, तुमने खुद ही कहा था, अगर मैं जाना चाहती हूँ तो तुम मुझे जाने दोगी। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। वैसे भी मैं इस जगह पर रहने के बजाय 1000 आदमियों के साथ सोना पसंद करूंगी। मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगा? बाय मिलुए ने मेंग सुई की ओर मुड़कर देखा, जो अपनी चचेरी बहन के अचानक गुस्से से स्तब्ध थी। वह मेंगंजी को ऐसे देख रही थी मानो उसे जीवन में पहली बार देख रही हो। वह इतनी परेशान थी कि उसे डांटने का मन कर रहा था। उम्मीद थी कि वह होश में आ जाएगी, लेकिन मेंग केबाओ ने उसे पीछे खींच लिया और सिर हिलाते हुए अपनी बहन से कहा, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अगर तुम उन्हें बचाना भी चाहो तो शायद वे बचना न चाहें। तुम्हें उस जैसी इंसान पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेंग केबाओ मेंगंजी से घृणा करता था। भले ही उसने एक सुकुबस की शक्तियों को जागृत कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी अनगिनत पुरुषों के साथ सोने जैसा बेशर्म काम नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वह सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना चाहता था। जब मेंगंजी ने उस आदमी की आंखों में घृणा का भाव देखा तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने उस आदमी को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? ये तो बस इसलिए है क्योंकि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह भाग्यशाली होती तो मैं भी निश्चित रूप से एक सुखमय जीवन जीती। ये शब्द कहते हुए मेंगंजी की आंखों में आंसू भर आए। क्या वह इस तरह जीना चाहती थी? बिल्कुल नहीं। वह भी मेंग सुई और मेंग केबाओ की तरह एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई हुनर नहीं था। बिना किसी अलौकिक शक्ति के वह भला कैसे कुछ कर सकती थी? मेंगांजी को लगा कि वह काफी दयनीय स्थिति में है, लेकिन मेंग केबाओ ने ऐसा नहीं सोचा। इसके बजाय उसने ठंडे लहजे में मेंगांजी से कहा, अब तो तुम बस बहाने बना रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो जिसने कोई शक्ति जागृत नहीं की। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने कोई शक्ति जागृत नहीं की, और वे सभी अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारा क्या हाल है? तुम आसान रास्ता ढूंढ रहे हो। तुमने अपनी क्षमता को जागृत नहीं किया। इसमें किसकी गलती है? क्या तुम्हें पता भी है कि क्षमता कैसे जागृत होती है? ये किसी ज़ॉम्बी से पिटने से होती है। क्षमता जागृत करने के बारे में सोचने से पहले हमें जीवन मरण की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या तुम्हें लगता है कि हम आसान रास्ता अपनाकर क्षमता जागृत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। क्या तुम्हें हमारी जैसी ही कठिनाई का सामना करने का साहस है? मेंगंजी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्या उसमें ज़ॉम्बीज़ का सामना करने का साहस था? बिल्कुल नहीं। वह उन भयानक चीजों का सामना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अपनी जान जोखिम में डालने की तुलना में पुरुषों की सेवा करना ज्यादा आसान था। अगर लोग उसे नीचा देखते तो क्या होता? अगर लोग उसे गालियां देते तो क्या होता? यह उस जीवन से तो बेहतर ही था जिसमें उसे ये भी पता न हो कि उसकी मृत्यु कब होगी। ये देखकर मेंग केबाओ ने ताना मारते हुए कहा, देखा, तुम्हें अपने डर का सामना करने का साहस नहीं है, लेकिन तुम हमें दोष दे रहे हो। दोष देने के लिए तुम खुद के अलावा और कौन हो सकते हो? मेंग सुई ने देखा कि वह स्त्री बदलने को तैयार नहीं थी और मन ही मना भरी। ठीक है, उसने मेंगंजी को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब वह स्त्री बदलने को तैयार नहीं थी तो वह क्या कर सकती थी? मेंगंजी जैसी स्त्री के लिए जो आग के गड्ढे में कूदना चाहती थी, उसे अकेला छोड़ देना ही उसके लिए सबसे अच्छा उपाय था। यही कारण था कि मेंग सुई ने निश्चिंत होकर उसे जाने दिया। उसने थोड़ी निराशा भरी निगाहों से उस स्त्री की ओर देखा और उसे कहा, अंशी, ये याद रखना, मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी केबाओ, और मैंने तुम्हें रहने की जगह भी दी थी, लेकिन तुम इसे नहीं चाहती थी, इसलिए भविष्य में तुम हमें दोष नहीं दे सकती। हाँ, मेंगंजी ने ठंडे लहजे में ताना मारा। उसे लगा कि मेंग सुई सरासर बकवास कर रही है। भला वो ऐसी बेतुकी बातें कैसे कह सकती है? उसने उसे बचाने की कोशिश की। कहाँ, वो इसे क्यों नहीं देख पा रही? उसने ठंडी मुस्कान के साथ मेंग सुई से कहा, मेरे सामने ढोंगी बनने की जरूरत नहीं है। मैं और तुम दोनों जानते हैं कि तुमने मुझे बचाने की कितनी कोशिश की और तुम कितनी सच्ची थी। मेंग सुई ने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि मेंगंजी जैसी किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने बस हाथ हिलाकर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बेशक मेंगांजी यही चाहती थी। वह जल्दी से पुरुषों के समूह के पीछे चल पड़ी, मानो उसे डर हो कि मेंग सुई अपना इरादा बदल देगी। ये देखकर मेंग सुई इतनी क्रोधित हो गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना आपा खो दे या नहीं।